हेलो एंड वेलकम। आज के इस सत्र में हम लोग अनुभव 3 के जो इकोनॉमी खंड के प्रश्न हैं उस पर बात करेंगे। इस पेपर में इकोनॉमी खंड से कुल 16 प्रश्न हैं। अपनी इस परिचर्चा में हम लोग इन्हीं 16 प्रश्नों पर क्रमवार रूप में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए प्रश्न संख्या 8। पढ़िए आप लोग। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में और आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से कथन सही हैं। देखो, सबसे पहले तो ये आपको पता हो, मैं इतना तो मानकर चलूंगा कि आप एफडीआई एफपीआई के बारे में बेसिक आइडिया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद उसके अनुप्रयोग पर आधारित यह प्रश्न है। अगर हम सामान्यतः निवेश की बात करें तो निवेश एक बैकग्राउंडर है, डायरेक्टली इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है, बट इस प्रश्न तक पहुंचने के लिए एक मिनट में हम लोग ये समझ लेते हैं। निवेश को हम लोग 2 पार्ट में बांट कर देख सकते हैं। एक आप देसी निवेश समझ लो और एक विदेशी या बाह्य निवेश, ठीक। ये जो विदेशी निवेश है इसको फर्दर बांटा जा सकता है एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक और अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ईसीबीज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स में भी आप जो बाह्य वाणिज्यिक उधारियां हैं उसके तहत भी आप वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये प्रश्न निवेश में विदेशी निवेश में भी फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश जो है उससे संबंधित है। ये जो एफपीआई है उससे संबंधित है। क्लियर है? इतना बेसिक आपको आइडिया इनके डिफरेंसेस के बारे में मैं मानकर चल रहा हूं, आपने आधारभूत कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ा होगा, इतनी आशा है आपसे। अब आते हैं इस प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है पोर्टफोलियो निवेश के संबंध में क्या सही है। पहला कह रहा है कि देखो, रुपये में लगातार गिरावट से एफपीआई के बहिर्प्रभाव आउटफ्लो की संभावना होती है, क्योंकि इससे विदेशी निवेशों के लिए पूंजी हानि कैपिटल लॉस का जोखिम बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। देखो, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश मतलब कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पे भारत में बॉन्ड में, शेयर में, मतलब भारत की प्रतिभूतियों में निवेश कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो बॉन्ड का एग्जांपल आप देख सकते हो, आप जो स्टॉक का एग्जांपल शेयर मार्केट में, इस तरह से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय प्रतिभूतियों में। ऑब्वियसली कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो मुनाफा के लिए। अब अगर कह रहा है कि रुपये में लगातार गिरावट, अगर जो करेंसी डिप्रिशिएशन है, मतलब रुपया का मतलब रुपये में गिरावट हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखो, इसका इंपैक्ट सिंपली होगा कि मान लो सपोज करो पहले था $1 बराबर 80 रुपया। अब कोई फॉरेन इन्वेस्टर जो है $100 लेके आया और यहां इन्वेस्ट किया, तो उसको भारतीय करेंसी के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। अब अगर वही व्यक्ति यहां पर आकर $100 फिर से निवेश कर रहा है, लेकिन $1 का वैल्यू 90 रुपया हो गया, ठीक है, रुपया कमजोर हुआ, तो इससे जो कुल मुनाफा है, रुपया में मुनाफा मान लो पहले भी 10% हो रहा था, अभी भी 10% हो रहा था, लेकिन ये जो 10% का मुनाफा है, जो 10% का अब पहले मुनाफा है, उसकी तुलना में 10% का अब जो मुनाफा है वो कम रहेगा। डॉलर कंपैरिजन, अगर हम डॉलर से कंपैरिजन करें, समझ रहे हो, रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया कमजोर हो रहा है मतलब कि सपोज करो अगर $1 बराबर पहले 80 रुपया था, आगे चलकर $1 बराबर 90 रुपया हो गया, और मुनाफा को हम, बाकी चीजों को हम सेम रख ले रहे हैं कि सपोज करो पहले 10% का मुनाफा हो रहा है, तो अब अगर पहले 80 रुपया में 1/80 में 10%, मतलब $1 बराबर कितना हो गया, $1 को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो 1/80 डॉलर, $1/80 का 10% और $1/90 का 10%, फायदा किस में होगा, $1/80 का 10% में ना। तो अब उनको मुनाफा, नेट मुनाफा जो उनका हो रहा था वो कम हो रहा है। इससे वो क्या प्रेरित होंगे, मुनाफा अगर कम मिल रहा है तो वो सोचेंगे भाई किसी और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां से पैसा निकाल लो। समझ पा रहे हो, रुपया कमजोर हो रहा है तो कुल मुनाफा उनका जो यूएस डॉलर में, वो अपना मुनाफा किस चीज में देखेंगे, यूएस डॉलर में देखेंगे। बाकी सारी चीजों को हम स्थिर मान लिए हैं कि बाकी सारी चीजें स्थिर है, उनके मुनाफा का जो रेशियो है वो सेम ही रह रहा है। 10% का मुनाफा सपोज करो पहले हो रहा था, बाद में ही हो रहा था, लेकिन अब जो है कि डॉलर
मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है और उनको भारतीय मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो जो मुनाफा है भारतीय करेंसी में मिल रहा है। भारतीय करेंसी अगर कमजोर होगी तो नेट मुनाफा उनका कमजोर होगा। नेट मुनाफा कमजोर होगा तो वो किस चीज के लिए प्रेरित होंगे? वो प्रेरित होंगे यहां से अपना पैसा विदेश में लगाने के लिए, दूसरे देशों में लगाने के लिए, जहां उनको बेहतर रिटर्न मिले। ठीक है, क्योंकि इससे विदेशी निवेशकों के लिए पूंजी हानि का जोखिम बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात समझ लिया हम लोगों ने अभी। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पूंजी पलायन, कैपिटल फ्लाइट के कारण एफपीआई के निरंतर बहिर्प्रवाह से बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि की संभावना होती है। बॉन्ड प्रतिफल, ध्यान रखना, बॉन्ड यील्ड के बारे में बात कर रहा है। हमने पिछला जो आपका अनुभव 2 का टेस्ट रहा होगा उसमें भी बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस के बारे में हमने बात किया था। क्या रिलेशन होता है बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में? इनवर्सली रिलेशन। अभी एक स्लाइड में आप देख सकते हो, देखो यही वाला, ये स्लाइड जो है पहले भी हमने बात किया है इसके बारे में। बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड घटेगा, इनवर्सली रिलेशनशिप है। बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगा। आपको बस ये पता होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, जब भी, आमतौर पे ये काफी कॉमन कॉन्सेप्ट है और कई बार एक आध स्टेटमेंट या एक आध सवाल आपको पेपर में दिख जाता है इस तरह से। अगर किसी भी बॉन्ड का, किसी भी प्रतिभूति का, बॉन्ड का अगर प्राइस बढ़ रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो बॉन्ड यील्ड कम होगा, और बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ रहा है तो प्राइस कम होगा। ठीक है, इस दोनों के बीच ये जो रिलेशन, इनवर्सली रिलेशनशिप है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। अब देखो यहां पे वापस से आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में क्या कह रहा है कि पूंजी पलायन, अब मान लो पहले हमने समझ लिया कि अब क्या कर रहे हैं विदेशी निवेशक, यहां से पैसा निकाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, दैट मींस कि कैपिटल बाहर जा रहा है, पूंजी पलायन हो रहा है। पूंजी पलायन के कारण एफपीआई के निरंतर बहिर्प्रवाह से एफपीआई बाहर निकल रहा है, बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि होगी। बॉन्ड, अब यहां पे अगर वो बॉन्ड, एफपीआई पैसा अपना निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे? वो बॉन्ड बेचेंगे, अपना बॉन्ड बेच रहे होंगे। इनिशियली वो आए, एफपीआई भारत में निवेश किया, बॉन्ड खरीदे, बॉन्ड खरीदा। अगर कोई चीज खरीदा ज्यादा जा रहा है, आप किसी चीज, एकदम बेसिक जो इकोनॉमिक का कंसेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई पे, अगर किसी चीज का डिमांड ज्यादा है तो प्राइस क्या होगी उसकी? बढ़ेगी, बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अब यहां पे जब वो आके बॉन्ड खरीद रहे थे तो बॉन्ड की प्राइस बढ़नी चाहिए थी। शुरू में एकदम इनिशियली जब उन्होंने यहां निवेश किया, बॉन्ड खरीदा तो बॉन्ड की मांग ज्यादा है। बॉन्ड की मांग देखो, बॉन्ड खरीद रहे हैं, मांग ज्यादा है, मांग ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा है तो बॉन्ड यील्ड कम होगा। स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहां पे सिचुएशन क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। अब जब वो बाहर निकल रहे हैं, अपना बॉन्ड बेच रहे हैं, अधिकांश एफपीआई बॉन्ड बेच रहे हैं, यानी कि मार्केट में बॉन्ड की मांग कम हो रही है। इसका उल्टा सिचुएशन हो जाएगा, बॉन्ड बेच रहे हैं तो मांग कम तो प्राइस कम तो यील्ड ज्यादा। ठीक है, बॉन्ड प्रतिफल ज्यादा। वही बात यहां कहा गया है, देखो यहां मैंने अच्छे से लिख के भी आपको समझा दिया है। एफपीआई द्वारा अपने बॉन्ड बेचकर पूंजी पलायन, पूंजी बहिर्प्रवाह हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? बॉन्ड की मांग कम हो रही है। मांग कम हो रही है तो क्या हो रहा है? मूल्य कम हो रहा है, बॉन्ड प्रतिफल बढ़ रहा है, बॉन्ड प्रतिफल बढ़ेगा। स्पष्ट है, यही बात कहा गया है यहां स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, संकुचनकारी मौद्रिक नीति, जो कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी है, से भारत में अत्यधिक एफपीआई के बहिर्प्रवाह को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। अब देखो, जो भारत के जो नीति निर्माता होंगे, जो समझ लो कि मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आरबीआई, जो भारत में जो नीतिगत है, जो अर्थव्यवस्था संबंधित 2 तरह की नीति आप पढ़ते हैं, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार की तरफ से संबंधित राष्ट्र का जो केंद्रीय बैंक है, और भारत में आरबीआई। अब जैसे इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाएगी, संकुचनकारी और प्रसारवादी मौद्रिक नीति में अंतर क्या है? संकुचनकारी मौद्रिक नीति मतलब कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे रहा है, आरबीआई द्वारा जो नीतिगत दरें हैं उसको बढ़ा दिया गया है। अब अगर आरबीआई नीतिगत दरों को बढ़ा दे रही है,
इससे क्या होगा, इससे टोटल रिटर्न जो इकोनॉमी में तरलता है, जो लिक्विडिटी है, तरलता का प्रवाह है, उसको थोड़ा कंट्रोल करेगा। तो ओवरऑल तो अगर लिक्विडिटी को कंट्रोल करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो लोगों का जो है अर्थव्यवस्था में थोड़ा निवेश करने का, अधिक निवेश करने की इच्छा होगी। इससे टोटल जो बहिर्प्रवाह हो रहा है उसको प्रबंधित किया जा सकता है, उसको कुछ सीमा तक रोका जा सकता है। ठीक है, वापस से इस बात को एक बार फिर से समझो। यहां पे देखो, संकुचनकारी मौद्रिक नीति, संकुचनकारी मौद्रिक नीति में क्या किया जाएगा, आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि कर दिया जाएगा। ब्याज, आरबीआई द्वारा ब्याज दरों, जो नीतिगत ब्याज दर है उसको, उसमें वृद्धि करके जो मनी सप्लाई है उसको कम किया जाएगा, मुद्रा प्रवाह को कम किया जाएगा। इससे भारतीय प्रतिभूतियों का डिमांड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कोई भी चीज फिर से अगेन, अगर मुद्रा सप्लाई को थोड़ा कंट्रोल कर दिया गया, जो लिक्विडिटी को थोड़ा कंट्रोल कर दिया गया, तो लोग खरीदने वाले कम हो जाएंगे। उससे लोगों के पास पैसा कम रहेगा, खरीदने का ये कम रहेगा। तो ओवरऑल जो भारतीय प्रतिभूतियां हैं वो तुलनात्मक रूप से थोड़ी आकर्षक हो जाएगी। तो जो स्थिति बन रही थी एफपीआई के बहिर्प्रवाह से, एफपीआई अपना पैसा निकाल रहे, उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। यही कह रहा है स्टेटमेंट। स्पष्ट है? देखो क्या कह रहा है तीसरा स्टेटमेंट, संकुचनकारी मौद्रिक नीति से भारत से अत्यधिक एफपीआई के बहिर्प्रवाह को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। प्रबंधित करने में, जो बाहर पैसा भाग रहा है ना, उसको कुछ हद तक रोका जा सकता है। देखो इंटरेस्ट रेट को, मॉनेटरी पॉलिसी, ये इसी तीन चीज पे काम करता है। मान लो इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है और मनी सप्लाई, ये तीन चीज पर हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके मतलब समझ लो तीन आधारभूत बातें जो है उसमें यही है कि अगर इन्फ्लेशन कम है या अगर ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई ओवरऑल जो मनी सर्कुलेशन, मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। तो मनी कम, तरलता कम करने का प्रयास करेगी। तरलता कम करने के लिए क्या उपाय रखेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी। अब जब जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, मनी सप्लाई कम होगा, इसका प्रभाव भारतीय प्रतिभूतियां तुलनात्मक रूप से बेहतर रिटर्न देने लायक दिखेंगी और वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। इसके कारण जो ओवरऑल फ्लो बाहर जा रहा था उसको कुछ हद तक रोका जाएगा। स्पष्ट है? तीनों स्टेटमेंट सही है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। देखो एक साथ ये प्रश्न जो था ओवरऑल है, दिखने से आपको लग रहा है एफपीआई पे है, लेकिन बहुत हद तक ये कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी, आपको मॉनेटरी पॉलिसी की भी जो बेसिक संकल्पना है वो समझ में रहना चाहिए। उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी पे उसकी समझ रहनी चाहिए, तब जाके आप इस सवाल को कर सकते थे। वैसे सारी बातें जो है आधारभूत बेसिक, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको कर सकते थे। बढ़े अगले प्रश्न पर। ये मैंने आपको जो बॉन्ड प्राइस बॉन्ड यील्ड वाला रिलेशन बताया, इसको ध्यान में रखना है, इस पे सवाल बनते हैं। ये अगर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सीधा सीधा इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये पता होता कि बॉन्ड प्राइस बॉन्ड यील्ड में क्या रिलेशन है तो आप इजीली ये कर सकते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। ये भारतीय बैंकों में जो डिपॉजिट्स है ना उससे रिलेटेड प्रश्न है। स्लगिश डिपॉजिट के बारे में पूछ रहा है और 2 स्टेटमेंट दिया गया है, 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा सही है। देखो प्रश्न है, हाल के दिनों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए जमा राशि में मंद वृद्धि, स्लगिश डिपॉजिट, एक प्रमुख चिंता का विषय रही है। निम्नलिखित में से कौन से कारक इस प्रवृत्ति में योगदान दे सकता है, दे सकते हैं? ठीक है, मतलब बैंकों में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें जो डिपॉजिट्स, उसमें जो जमा है उसकी प्रवृत्ति थोड़ी कम हुई है। इसके पीछे का कारण क्या है? पहला देखो, लघु बचत योजनाओं पर उच्च ब्याज दरें। पहला क्या कर रहा है, लघु बचत योजनाओं पर, स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर उच्च ब्याज दरें। अब जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या है, लोग पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, पीपीएफ में जमा करते हैं, इस तरह के जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उस पर आप देखोगे कि रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। डेफिनेटली रिटर्न ज्यादा मिलता है, पीपीएफ पे लगभग 8.5% का रिटर्न है। इसी तरह जो पोस्ट ऑफिस जमा है उस पर भी बेहतर रिटर्न है, और उसमें भी जो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है उनको, या महिलाएं हैं उनको और भी आकर्षक, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उस पर और भी तुलनात्मक रूप से आकर्षक रिटर्न के प्रावधान टाइम टू टाइम दिखते हैं हमें। इन सब का प्रभाव क्या होगा, लोग कहां
आप अपना पैसा बैंक में क्यों रख रहे होते हो? आप अपना पैसा बैंक में इसलिए रख रहे होते हो कि बैंक एक तो सुरक्षित रहे, दूसरा रिटर्न मिले। अगर उसी सुरक्षित माहौल में आपको कहीं उससे बेहतर रिटर्न मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उस तरफ, जहां बेहतर रिटर्न मिल रहा है यानी कि जहां बेहतर ब्याज आपको मिल रहा है, आप वहां अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि लघु बचत योजनाओं पर उच्च ब्याज दरें, जैसे आपको एग्जांपल मैंने कहा पीपीएफ का, इसी तरह आप एग्जांपल में एक और आप देख सकते हो जो पोस्ट ऑफिस जमा होती है, पोस्ट ऑफिस जमा, इस पे भी आपको बेहतर रिटर्न मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस जमा पर भी बेहतर रिटर्न मिल रहा है। तो इन सब के कारण क्या होगा कि ये जो स्लगिश डिपॉजिट है, मंद वृद्धि है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल इसको कंट्रोल, इसके कारण, इसका कारण है जो बैंकों में, जो कमर्शियल बैंक है वहां पे कम जमा का एक प्रमुख कारण क्या है? लोग क्यों नहीं वहां जमा करना चाह रहे हैं? इसलिए नहीं जमा करना चाह रहे हैं कि उसके विकल्प में जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है वो आपको बेहतर रिटर्न दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है पूंजी बाजारों में निवेश के लिए बढ़ती प्राथमिकता। देखो ये भी बिल्कुल सही है। आज के डेट में आप देखोगे कि जो आप म्यूचुअल फंड्स में हो गया, शेयर मार्केट में हो गया, जो भी पूंजी बाजार के उपकरण हैं, पूंजी बाजार में निवेश के जो विकल्प हैं लोगों के पास, वहां उसकी पहुंच आम लोगों तक ज्यादा बढ़ रही है। तो लोग बेहतर रिटर्न के लिए अपने फंड का एक पार्ट आप देखोगे वो कहां करते हैं? पूंजी बाजार में भी निवेश करते हैं। तो वापस से जो जमा पहले सिर्फ बैंक में होता था वो अब कहां हो रहा है? पहले तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कुछ पार्ट जमा कर दिया, फिर एक पार्ट जो है वो पूंजी बाजार में भी जमा कर रहे हैं। तो इसके कारण भी जो बैंकों में, जो परंपरागत रूप से वाणिज्यिक बैंकों में जमा है वो कम, उस पर एक तरह से आपको मतलब नेगेटिव ये दिख रहा है, नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, वो तुलनात्मक रूप से कम हो रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देख लो, कह रहा है आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो में कमी। अब देखो कैश रिजर्व रेशियो में कमी करने का बैंकों में जमा से जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंकों में जमा से प्रभाव बहुत ज्यादा इससे सीधे सीधे नहीं जुड़ रहा है। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? सीआरआर टूल है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी के कई सारे टूल्स में कैश रिजर्व रेशियो भी है। अब कैश, इसमें से जो भी जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, आप सीआरआर की बात कर लो, एसएलआर की बात कर लो, इसका अगर दायरा बढ़ाया गया, यानी कि इसकी दर अगर बढ़ाई जाती है, सपोज करो पहले 5% था, बाद में 10% कर दिया गया, तो अब बैंकों को क्या है, अगर सीआरआर सपोज करो कि 5% था, अगर उसको 10% कर दिया गया, 10% कर दिया गया, यानी कि पहले बैंकों को अपना जो टोटल जमा था उसका 5% ही सीआरआर कैश के फॉर्म में रखना पड़ता था। अब क्या करना है कि उसका 10%, यानी कि अगर 100 रुपया जमा मिल रहा है तो अब 10% जो है बैंकों को जमा कैश के फॉर्म में रखना है। इसका प्रभाव इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा कि बैंक, अब सपोज करो कि रेस्ट सारा पैसा बैंक अगर अपने मतलब ऋण के रूप में, लोन के रूप में दे सकते थे, तो पहले 95 रुपए दे सकते थे, अब 90 रुपए दे सकते थे। अगर सीआरआर का दर बढ़ाया गया तो ओवरऑल इकोनॉमी में फ्लो कम होगा, करेंसी का जो तरलता है वो कम होगी। यहां पे कह रहा है सीआरआर में कमी करेंगे, सीआरआर में कमी की गई है। अगर सीआरआर में कमी की गई, सपोज करो पहले 10% था, अब 5% था, यानी कि इकोनॉमी में जो फ्लो है, करेंसी, इकोनॉमी में जो मुद्रा का प्रवाह है या जो लिक्विडिटी है, तरलता है, उसको एक तरह से इन्फ्यूज किया जा रहा है, यानी कि बढ़ाया जा रहा है उसको। आरबीआई द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा इकोनॉमी में क्या किया जा रहा है? लिक्विडिटी को बढ़ाया जा रहा है। लिक्विडिटी को बढ़ाया जा रहा है तो वापस से लोग बैंक, अगर मतलब जो कम, आरबीआई ने अगर सीआरआर को कम किया तो कमर्शियल बैंक क्या होंगे? कमर्शियल बैंक जो है कमर्शियल बैंक जो है अधिक से अधिक और लोन देने के लिए ये होंगे, सस्ते, कम से कम दरों पर लोन देंगे। अगर और ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे तो लोग क्या करेगा? लोग जमा नहीं करेगा बैंक में, बल्कि बैंक से लोन लेगा और ज्यादा एक तरह से कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। ये उल्टा प्रभाव, एक तो प्रत्यक्षता ये संबंधित भी नहीं होगा, ये उल्टा प्रभाव जनरेट करेगा सीआरआर। देखो इसमें यहाँ एक आगे हमने एक स्लाइड इससे ऐड किया है सीआरआर और एसएलआर से रिलेटेड। तो सीआरआर में कमी से क्या, सीआरआर में कमी से
इकोनॉमी में ओवरऑल क्या होगा, लिक्विडिटी की मात्रा बढ़ रही है, लिक्विडिटी की मात्रा बढ़ रही है तो बैंक जमा कम, बैंक जमा बढ़े, मतलब बैंक जमा का मतलब इस पर सीधा सीधा कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा इसका, ठीक है। तो तीसरा छोड़ दो, बाकी ए जो है हमारा पहला और दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखो जो ये सवाल पूछा गया उससे रिलेटेड एक न्यू, सेविंग्स आर शिफ्टिंग फॉर बैंक एफडीज टू म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। आरबीआई का ही एक मतलब ये है, आरबीआई का ही एक रिपोर्ट है इससे रिलेटेड। फिर उसी तरह देखो कि ये भी एक बैंक डिपॉजिट्स को दर्शा रहा है कि बैंक डिपॉजिट्स में जून 2019 से जून 2024 के बीच में बैंक डिपॉजिट्स में कितना बदलाव हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है, और जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स की वृद्धि जो है तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा है, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। देखो ये आपको इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि भारत जूट और कपास का एक प्रमुख उत्पादक होने के बावजूद अपने वस्त्र निर्यात की पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठा पा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा इसका सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है। पहला है, वैश्विक मांग तेजी से मानव निर्मित रेशों से बने वस्त्रों की ओर स्थानांतरित हो रही है, ठीक बात। लेकिन भारत में जो मानव निर्मित रेशा है, जो मैन मेड फाइबर्स है, का उत्पादन महत्वपूर्ण स्तर पर नहीं है। नहीं, देखो ये बात गलत है। यहां तक तो सही है, ये आपसे कह रहा है कि पटसन और जो कपास है उसका भारत प्रमुख उत्पादक है, लेकिन फिर भी जो है हम अपना जो ये हमारा इंडस्ट्री है, वस्त्र निर्यात है, उसका बहुत हम बेहतर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब भारत में जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो समस्या है उससे जुड़ा हुआ एक समस्या क्या है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, वो बहुत बेहतर नहीं है। क्यों, वो कारण पूछ रहा है आपसे। तो पहला कथन जो है, वैश्विक मांग तेजी से मानव निर्मित रेशों से बने वस्त्रों की ओर स्थानांतरित हो रही है, यहां तक ये बात सही है, सही बात है। मानव निर्मित रेशों की तरफ, जो मैन मेड फाइबर्स हैं, उसकी तरफ झुकाव बढ़ा है। लेकिन भारत में मैन मेड फाइबर का उत्पादन महत्वपूर्ण स्तर पर नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, चीन फर्स्ट है मैन मेड फाइबर में, और इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे है। भारत दूसरे स्थान पर है जो मानव निर्मित रेशे हैं उसमें। तो ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम से लॉजिकल नहीं है। दूसरा देखो, कह रहा है कि भारत के वस्त्र क्षेत्र में मुख्यतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई का वर्चस्व है, जो पैमाने और दक्षता की अर्थव्यवस्थाओं को सीमित करता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इफिशियंसी को सीमित करता है। बिल्कुल सही बात। यही भारतीय जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम सबसे बड़े, हमारे यहाँ ठीक ठाक पटसन के उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 है। जो जूट है, जूट या पटसन है, उसके उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 है। कॉटन में भी हम दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन स्टिल हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पीछे है। हम चाइना से, वियतनाम से, इनफैक्ट बांग्लादेश से भी हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो पीछे है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे यहाँ छोटी छोटी इकाइयां हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में इनकी जो मतलब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो प्रतिस्पर्धात्मकता है, जो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता है, सबसे बड़ी समस्या वही है। ये टर्म ध्यान में रखना, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, इसमें हम बहुत बेहतर नहीं है। और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के पीछे, खराब होने के पीछे जो मूल कारण है वो ये है कि हमारे यहाँ के जो यूनिट्स हैं, जो उत्पादक इकाइयां हैं, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम नहीं करती। अधिकांश छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो उसका लागत, उसके निर्माण कॉस्ट ज्यादा है, लागत ज्यादा है, तो जो मतलब प्राइस कंपिटिटिवनेस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, एक बड़ी समस्या। दूसरी बड़ी समस्या है कि हम जो हमारे यहाँ तकनीकी का है, बहुत बेहतर तकनीकी ग्रोथ नहीं है इस क्षेत्र में, तकनीकी का बहुत बेहतर प्रयोग नहीं किया गया है, उसके कारण भी बड़ी समस्या। बड़ी बड़ी इकाइयां नहीं है, छोटी इकाइयां हैं, और तकनीकी का बेहतर ये नहीं हुआ है। विखंडीकृत जो एक लॉजिस्टिक्स और एक बड़ी समस्या है, ठीक है। लॉजिस्टिक जो खर्च है वो भी हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, उसके कारण भी हम बहुत ज्यादा कंपिटिटिव नहीं है। तो इन सारी समस्याओं के कारण जो है हम जो हमारा बेहतर एक हम इस्तेमाल कर सकते थे अपने टेक्सटाइल सेक्टर का,
वो नहीं कर पा रहे हैं। स्टिल टेक्सटाइल सेक्टर वन ऑफ द मतलब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी मेजर सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए वो है, लेकिन दक्षता की कमी है और ये इन्हीं सब कारणों से दक्षता की कमी है जिसके कारण हम बहुत प्रतिस्पर्धी नहीं हो पा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। देखो ये है टैक्स बायोंसी से जुड़ा हुआ प्रश्न, कर उत्प्लावकता। इसमें कहा गया है कि कर उत्प्लावकता के संबंध में दो स्टेटमेंट दिया गया है एसरेशन रीजन टाइप का। पहला कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि भारत की कर उत्प्लावकता को बढ़ा सकती है। बिल्कुल सही बात है ये। अगर जीडीपी में वृद्धि होगी, ठीक है, तो ये जो है टैक्स बायोंसी को बढ़ा सकती है। देखो यहां पे भी ध्यान रखना है, बढ़ा सकती है। अगर स्टेटमेंट होता बढ़ा निश्चित तौर पर बढ़ाएगी या बढ़ाएगी ही तो गलत हो जाएगा। सकती है, संभावना है, जरूरी नहीं है कि बढ़ाएगी। सबसे पहले तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि ये टैक्स बायोंसी जो है ये होता क्या है। ठीक है, अगर हम टैक्स बायोंसी कर उत्प्लावकता की बात करें तो ये बताता है कि अगर जीडीपी में कोई एक सर्टेन पार्ट में चेंज हुआ, जीडीपी में प्रतिशत बदलाव कितना कर राजस्व में बदलाव प्रेरित कर रहा है। अगर जीडीपी में सपोज करो कि 1 इकाई का बदलाव हुआ तो उसकी तुलना में भारत के ओवरऑल, अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें या किसी भी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें कि अगर जीडीपी में 1 इकाई का बदलाव हुआ तो उसकी तुलना में जो कर राजस्व है उसमें कितना बदलाव हो रहा है, इसी चीज पर यह फोकस करता है कि अगर जीडीपी में सर्टेन अमाउंट चेंज हुआ, प्रतिशत जीडीपी में प्रतिशत अमाउंट चेंज उस और जो कर राजस्व में उसके समतुल्य कर राजस्व में जो बदलाव हुआ उसी को दर्शाता है हमें टैक्स बायोंसी। ठीक है, ये वाला फिगर देखो, ये देखो, ये जो कर उत्प्लावकता है उससे संबंधित जो फॉर्मूला है ये क्या कर रहा है कि कर राजस्व में होने वाला प्रतिशत बदलाव, कर राजस्व में होने वाला प्रतिशत बदलाव और अपॉन जीडीपी में होने वाला प्रतिशत बदलाव, मतलब जीडीपी में होने वाले प्रतिशत बदलाव के सापेक्ष कर राजस्व में जो प्रतिशत बदलाव हुआ उसको कौन दर्शाता है, कर उत्प्लावकता या टैक्स बायोंसी। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक, वापस प्रश्न पर आते हैं। पहला बात तो सही है। दूसरा कह रहा है कि कर उत्प्लावकता सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में कर राजस्व में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही बात, यही फॉर्मूला जो अभी हमने आप एक अगले चित्र में जो आपको मैंने दिखाया वो यही है, इसी फॉर्मूला को बता रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब यहां पे सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या पहला स्टेटमेंट का करेक्ट कंफ्यूजन हुआ होगा। अधिकांश बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा। सामान्य तौर पर अगर आप सतही तौर पर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है कि जीडीपी में अगर वृद्धि हुई तो वो जो है कर उत्प्लावकता उसके परिणाम स्वरूप जो है ओवरऑल टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर पे कि टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ेगा। टैक्स कलेक्शन बढ़ने के लिए जो है अलग अलग कारक पर निर्भर करते हैं कि ओवरऑल आपके यहाँ का टैक्स रिजीम कैसा है, ओवरऑल जीडीपी उन क्षेत्रक में जीडीपी में वृद्धि का कारण कौन कौन से वो क्षेत्रक है जहां से बेहतर टैक्स रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, आपका कर प्रशासन की दक्षता कितनी बेहतर है, इन सारे मल्टीपल फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। इसी कारण ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ये सिर्फ फॉर्मूला बता दे रहा है कि हाँ भाई चलो इसके कारण हो रहा है। अगर सही से एक्सप्लेन करना होगा तो ये कारण बताएगा कि क्यों संभावना ही सिर्फ है। तो कारण क्या है कि मल्टीपल फैक्टर, अगर जीडीपी में बदलाव हो रहा है तो क्या उन क्षेत्रक में बदलाव हो रहा है जिसके कारण कि कर ओवरऑल कर राजस्व में वृद्धि होगी, मतलब जो इसके कारण फॉर्मलाइजेशन हो पा रहा है इकोनॉमी का, उस पर डिपेंड करेगा। इसके कारण जो अगर हम जीडीपी का साइज बढ़ रहा है तो जो टैक्स देने वाली आबादी है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इन मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा जिससे ये
प्रभावित जिसके जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कर उत्प्लावकता वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि के साथ कर उत्प्लावकता में वृद्धि हुई। ये देखो यहां पे कह रहा है ये टैक्स बायंसी को ही डिपेंड कर रहा है। कर राजस्व में परिवर्तन तथा जीडीपी में परिवर्तन को के संबंध को दर्शाता है। बात यह सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व में वृद्धि की प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है। मतलब कि जीडीपी में चेंज हो रहा है, उसके तहत वही बात हम लोगों ने किया। इससे कर राजस्व में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा जीडीपी में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के रूप में जाना जाता है। वही बात हमने किया है यहाँ पे। ये वाला जो स्लाइड है यहां पे जो लिखा हुआ ये आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है और इसको ध्यान में रखना है कि जीडीपी में वृद्धि कर उत्प्लावकता को बढ़ा सकती है। क्या कह रहा है? हमेशा ध्यान रखना, बढ़ा सकती है। तब बढ़ाएगी जब आय में वृद्धि से आयकर, मान लो कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो ऐसी संभावना हम मान सकते हैं कि लोगों के इनकम बढ़ेंगे। मान लो जीडीपी का साइज बढ़ रहा है, कहीं आप देखो 1990 से लेकर 2025 में भारत की जीडीपी का साइज बढ़ा, तो यहां पर जो है लोगों की आय भी बढ़ी, एक संभावना तो है। अब कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा वो एक अदर कारक है, लेकिन जो मूल है कि अगर जीडीपी का साइज बढ़ा है तो आय भी बढ़ रही है। लोगों की आय बढ़ रही है तो आयकर के ब्रैकेट में भी लोग बढ़ेंगे, आएंगे। तो इससे हम ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आय में वृद्धि से आयकर में वृद्धि। दूसरा देखो, निगमों के लाभ कर में वृद्धि। अब मान लो कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लाभ में वृद्धि, तो उससे निगम जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो बढ़ने की संभावना हम बता सकते हैं। तीसरा देखो, खपत उपभोग में वृद्धि। अब मान लो कि जीडीपी का साइज बढ़ रहा है तो हम मानेंगे कंजम्पशन भी बढ़ रहा होगा इकोनॉमी में, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें वृद्धि होगा। अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण, मान लो कि अगर जीडीपी का साइज बढ़ रहा है तो हम ऐसा तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉर्मलाइजेशन बढ़ा होगा, फॉर्मलाइजेशन होगा। तो फॉर्मलाइजेशन अगर बढ़ रहा है तो टैक्स ब्रैकेट में अधिक से अधिक इकोनॉमी की गतिविधियां आएंगी, जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारी क्या है? संभावना। हमेशा ध्यान रखना ये सारी चीजें संभावना है, निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि जीडीपी बढ़ा तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। उसके बाद देखो दूसरा, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि जीडीपी में वृद्धि कर उत्प्लावकता को बढ़ाए, यह निर्भर करता है वही जो हमने बात किया कि टैक्स पॉलिसी कैसी है, कितना फेयर टैक्स पॉलिसी है, कर प्रशासन जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना एफिशिएंट है, उस पर निर्भर करेगा। जीडीपी वृद्धि की संरचना क्या है कि जीडीपी किस क्षेत्र में जीडीपी वृद्धि हो रही है, उस क्षेत्र में जीडीपी वृद्धि हो रही है जो कर ब्रैकेट में आ रहा है। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स पे। और आखिरी कर अनुपालन, कितने प्रतिशत लोग, आप देखोगे अक्सर एक मतलब भारत के संदर्भ में आप देखोगे कि एक बड़ी आबादी है जो कि एक्चुअल में उनको कर देना चाहिए, लेकिन वो आयकर देना चाहिए, लेकिन फॉर्मलाइजेशन उस तरह का नहीं हो पाया है, तो वो अभी भी आयकर के दायरे में नहीं आते। तो इस पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि कर अनुपालन कितना बेहतर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर है। अगर इस चीज को जो सेकेंड पार्ट में है इसको एक्सप्लेन कर, इससे संबंधित बातें अगर स्लाइड अगर स्टेटमेंट 2 में होती तो समझो कि वो सही एक्सप्लेन कर रहा होता। क्योंकि ये फैक्टर मिसिंग है तो हम सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं, हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं कि क्यों हो रहा है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था आपको इसके, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, इस चीज को लेके तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में आपको थोड़ा सा मतलब समस्या हो सकती थी। तो जो स्लाइड्स मैंने अभी दिखाया है उसको आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, बी उत्तर हमारा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, स्लाइड को एक बार फिर से आप लोग देख लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। ये देखो, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जो दालों में आत्मनिर्भरता से संबंधित मिशन इस बार के बजट में घोषणा किया गया, उससे संबंधित ये प्रश्न है। स्टेटमेंट देखो, आप कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में हाल ही में दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की घोषणा की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक बात, ये तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि इसी बार के केंद्रीय बजट में ये घोषणा किया गया है, क्या? दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ये इस बार के बजट घोषणा में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा कहा गया है। तो पहला इंफॉर्मेशन तो आपको यही ध्यान में रखना है। दूसरा देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा आयातक है। बिल्कुल सही बात,
सबसे बड़ा उत्पादक 25% के आसपास उत्पादन करते हैं, सबसे बड़ा उपभोक्ता 27% दाल खा जाते हैं। आप देखोगे इंडिया में जो भारतीय फूड हैबिट्स में है उसमें दाल एक प्रमुख मतलब इंग्रेडिएंट्स है, हमारे जो भोजन का ये है उसमें दालों की बहुत प्रमुख भूमिका है, जो कि एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ा आयातक भी है, हम चूंकि उतना नहीं उपजा पाते हैं जितना हम, जिससे कि हम पूरे देश का दालों की जो मांग है उसकी पूर्ति कर पाए, तो हम सबसे बड़े आयातक भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उत्पादन उतना नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम आयातक भी हैं। तो ये बात बिल्कुल सही बात है। मैंने जो बोला आपको 25%, 27% और लगभग 14% आयात करते हैं हम दुनिया में। दुनिया में जो टोटल जो दालों का मतलब जो कुल आयात है उसका 14% जो है भारत में आयात होता है, 27% हमारी खपत है, विश्व टोटल जो वैश्विक खपत है उसका 27%। ये सारी बातें मैंने स्लाइड में शेयर कर दिया है, आप देख लेना आगे। दूसरा देखो, कह रहा है मूल्य समर्थन योजना, जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है के अंतर्गत सरकार किसानों को सहायता देने के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिसूचित दालों की खरीद करती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें प्राइस सपोर्ट स्कीम के बारे में बात की गई है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम, खास करके एक स्कीम आपने पढ़ा होगा, पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको भी। तो जो पीएम आशा है उसके तहत जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है उसके माध्यम से जो है मतलब इसको सपोर्ट किया जा रहा है। उसके माध्यम से जो तिलहन, दलहन और कोपड़ा है, जो नारियल का ये है, उसके खरीद की, एमएसपी पे खरीद की बात है इसके तहत, ठीक है, ये बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हाल ही में सभी प्रमुख दालों पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया है। ये गलत बात है। देखो फिर से थोड़ा सा मतलब आपको इस स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे तो जो यूपीएससी का आमतौर पे ट्रेंड रहता है उससे ये बहुत ज्यादा सिंक नहीं कर रहा है। कह रहा है सभी दालों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि घरेलू उत्पादन को, अगर मान लो तुरंत से सभी दालों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया जाएगा, आयात शुल्क में वृद्धि की जाएगी, तो इससे ओवरऑल जो मतलब उपभोक्ताओं की जरूरतें हैं, जो अभी खपत है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मान लो कि अगर सडनली आप सारे दालों जितने भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर अगर हम इस तरह से आयात शुल्क बढ़ा देंगे तो जो लोगों की यहाँ पे खपत है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ऑल इन सडन इस तरह के स्टेटमेंट नहीं, ऑल इन सडन इस तरह के कदम नहीं उठाए जा सकते हैं, तो ये गलत है। देखो कुछ दालों पर, ये वाला स्टेटमेंट सभी दालों पर नहीं है, कुछ दालों पर इस तरह के मतलब ये किया गया है। लगभग 10% का जो है ये आपको जो एक या दो दाल है उस पर 10% का, मसूर पे 10% का ये किया गया है इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। ओवरऑल सभी दालों पर नहीं किया गया है ताकि उससे कि घरेलू उपलब्धता जो है दालों की वो बाधित ना हो, ठीक है। मसूर पर किया गया है 10%। बाकी जो दाल है उस पर 31 मई तक जो आयात चल रहा है उसको 31 मई 2025 तक आयात में कोई छेड़छाड़ करने की बात नहीं की गई है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है। हमारा उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। वापस से कुछ मूलभूत बातें जो प्रधानमंत्री ये वाला जो दालों में आत्मनिर्भरता, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस है, इसके लिए एक तो इसका टाइम पीरियड 6 साल रखा गया है, 1000 करोड़ का बजटीय आवंटन की बात की गई है और टारगेट रखा गया है 2029 तक। ये देखो 2029 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात की गई है। इसको इधर रिसेंटली अपडेट करके 2028-29 किया गया है, ठीक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2028-29, ठीक है। टोटल जो पीरियड है इसका 6 वर्ष का है और बजटीय आवंटन जो है वो 1000 करोड़ का है, ठीक है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ये देखो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, इसमें बेसिकली एक और पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि बेसिकली ये 3 दालों के लिए, 3 पल्सेस के लिए ये मूल रूप से फोकस किया गया है। इसमें जो तुर या अरहर का जो दाल है वो उड़द और मसूर, इन्हीं 3 दालों पर ये फोकस किया गया है, ठीक है। ये भी आपसे एक अलग स्टेटमेंट दे सकता है, तो थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अरहर या तुर,
उड़द और मसूर, 3 दाल मूल रूप से फोकस है इसमें। ठीक, अगले 4 साल में इसके लिए जो मैंने आपको बताया टाइम पीरियड टारगेट क्या रखा गया है 2029 तक का, और टोटल टाइम जो इस मिशन के लिए अवधि दिया गया है वो 6 साल और 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये देखो दालों के आयात, भारत में दालों की आयात, ये निरंतर देखोगे दालों का आयात जो है बढ़ता है। यहां आप देखोगे 2016-17 तक बढ़ा है, इधर फिर आप देखोगे निरंतर बढ़ा हुआ है। जो 24 फाइनेंशियल 2024-25 है, इसमें भी 3.28 बिलियन यूएस डॉलर का जो है दालों का आयात रहा है। ये वाला एक स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कभी भी आपसे इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान लो दालों से संबंधित है, ये एकदम बेसिक चीजें हैं जो आपको थोड़ा अपडेटेड रहना है कि ओवरऑल जो मतलब भारत में दाल क्षेत्रक है या पल्स सेक्टर है, उसका क्या, उसकी क्या स्थिति है। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, जो पहला स्टेटमेंट था मैंने बताया था आपको 25%, सबसे बड़ा उपभोक्ता 27% एवं सबसे बड़ा आयातक 14% हम आयात भी करते हैं। खाद्य अनाजों में कुल 23% क्षेत्र में इसकी खेती होती है। देखो ओवरऑल जो खाद्य उत्पादन मतलब जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन का एरिया है, उसके 23% क्षेत्र पर दालों कृषि की जाती है, और टोटल जो खाद्य जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है उसमें 9 से 10% हिस्सेदारी दालों की है। तीसरा देखोगे दालों खेती, एक और ये वाला भी स्टेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी खेती रबी, खरीफ एवं जायद तीनों ऋतुओं में की जाती है। रबी के तहत दालों का उत्पादन 60% से अधिक। मूल खेती कभी भी आपको ये कहे कि केवल रबी के अंतर्गत दालों की खेती की जाती है तो ये गलत होगा। रबी, खरीफ और जायद तीनों में इस जो बसंत वाला कृषि है उसमें भी किया जाता है और रबी और खरीफ में भी किया जाता है, लेकिन मूलतः अधिकांश दाल 60% से अधिक रबी में उत्पादन होता है। ठीक है, और सबसे अधिक अगर आपको पिछले अनुभव याद होंगे, संभवतः अनुभव 1 में ये इस पे शायद आधारित प्रश्न रहा था, चना की हिस्सेदारी सर्वाधिक है 40%, फिर अरहर तूर जो है 15 से 20% और मूंग जो है 8 से 10%। जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दाल उत्पादन होता है उसमें क्या है, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चना की है, फिर अरहर या तूर की है और फिर मूंग की है। और 3 प्रमुख राज्य जो हैं, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर महाराष्ट्र है और फिर राजस्थान है। तो जो ओवरऑल बेसिक बातें हैं दालों से, पल्स सेक्टर से इंडिया में, उसके बारे में कुछ आधारभूत फैक्ट्स यहां मैंने शेयर कर दिया है। आप जरूर से जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। इस पे आधारित संभव है अगर यूपीएससी का ध्यान गया, अगर दालों से संबंधित वो कुछ भी बेसिक स्टेटमेंट बनाता है या बेसिक सवाल बनाता है तो इसी स्लाइड में से बनाएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, देखिए आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पर है। देखिए यह प्रश्न है आपको मौद्रिक आधार, मॉनेटरी बेस एंड मनी मल्टीप्लायर, जो मौद्रिक आधार और मुद्रा गुणक है उसके अंतर संबंधों पर आधारित यह प्रश्न पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है आपसे और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक, देखो यदि आरबीआई अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा इंजेक्ट करती है, अंतर्विष्ट करता है, तो मौद्रिक आधार, मॉनेटरी बेस और मुद्रा गुणक दोनों बढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, गलत है। देखो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मॉनेटरी बेस और मनी मल्टीप्लायर में डिफरेंस क्या होता है। तो जो मॉनेटरी बेस है, जब भी आरबीआई कोई करेंसी इंजेक्ट करेगी सिस्टम में, आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा जब इंजेक्ट की जाएगी तो ये मॉनेटरी बेस का काम करेगा। सपोज करो आरबीआई ने इंजेक्ट किया, मतलब सपोज करो 10 रुपया, इसमें जो हाई पावर्ड मनी है वो हाई पावर्ड मनी के रूप में इंजेक्ट किया कोई भी रुपया, तो वो मॉनेटरी बेस को बढ़ाएगा। ठीक है, उसके आधार पर मनी मल्टीप्लायर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आरबीआई द्वारा जब हाई पावर्ड मनी इंजेक्ट किया गया है तो उससे मनी मल्टीप्लायर भी बढ़े। ठीक है, जो आरबीआई द्वारा मनी मल्टीप्लायर, ये ध्यान में रखना कि आरबीआई सपोज करो अर्थव्यवस्था में 100 रुपया इंजेक्ट करता है। ठीक है, अब इस 100 रुपया इंजेक्ट किया आरबीआई, मतलब
बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई द्वारा 100 रुपया इंजेक्ट किया गया। अब जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा 100 रुपया जो है मतलब आवश्यक नहीं है कि इससे और ज्यादा साख सृजन के माध्यम से बैंक मनी बना ही पाए, मनी मल्टीप्लायर जो ओवरऑल मनी सप्लाई है वो बढ़ा पाए अर्थव्यवस्था में। लेकिन आम तौर पर तो ऐसा बैंकिंग सेक्टर जो कमर्शियल बैंक है उसका काम क्या है, बेसिक, हमेशा बैंक का एकदम बेसिक से समझो, जो भी कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक है उसका मूल काम क्या है, उसका मूल काम ऋण देना है और जमा स्वीकार करना, ये मूल काम है। इसके लिए अब ऋण देगा यानी कि लोन दे रहा है, साख से अलग अलग तरह का, हाउसिंग लोन दे रहा है, पर्सनल लोन दे रहा है, एजुकेशन लोन दे रहा है, ऑटो लोन दे रहा है, अलग अलग तरह का लोन दे रहा है। तो इस साख सृजन के माध्यम से उस पर इंटरेस्ट लेगा। तो मान लो 100 रुपया आरबीआई ने इंजेक्ट किया और इससे जो है सपोज करो कि जो कमर्शियल बैंक है वो 1000 रुपए सृजित कर रही है, मतलब 1000 रुपए का पूरा साख सृजित हो रहा है अर्थव्यवस्था में। तो यहां पे मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 100 का 1000 हो रहा है यानी कि 10 टाइम्स, यानी कि जो टोटल मनी सप्लाई है उसका मूल बेस करेंसी मॉनेटरी बेस में आरबीआई ने कितना इन्वेस्ट किया, कितना इंजेक्ट किया था, 100 रुपया यानी कि 10%। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो मनी मल्टीप्लायर ये जो बेस हो जाएगा, मॉनेटरी बेस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10%। मतलब कि इसको एकदम सिंपल तरीके से फिर से समझो कि आरबीआई जो पैसा बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट कर रही है वो मॉनेटरी बेस को बढ़ा रहा है। आरबीआई ने सपोज करो 100 रुपया दिया तो मॉनेटरी बेस 100 रुपया हुआ। अब इस पे जो कमर्शियल बैंक है वो कितना साख सृजन करके पैसा बना पा रहे हैं, कितना मनी सप्लाई को बढ़ा पा रहे हैं, वो किस चीज पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा मुद्रा गुणक पे, ये जो मनी मल्टीप्लायर है इस पर। तो आरबीआई अगर कोई पैसा इंजेक्ट कर रही है तो उससे स्वतः मनी मल्टीप्लायर नहीं बढ़ जाएगा, उससे मनी मल्टीप्लायर नहीं होगा, उससे बेस, मॉनेटरी बेस बनेगा, बेस बढ़ेगा, ये नहीं, मनी मल्टीप्लायर नहीं बढ़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट यहां तक सही है, जो मनी मल्टीप्लायर वाला बात है वो गलत है। अंतर्विष्ट करता है तो मौद्रिक आधार बढ़ेगा लेकिन मनी मल्टीप्लायर जरूरी नहीं है बढ़ेगा। दूसरा देखो, आरबीआई द्वारा कह रहा है कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो में कमी से मौद्रिक आधार अपरिवर्तित रहेगा लेकिन मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी। देखो अब अगर आरबीआई, याद करो कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, अभी हमने बात किया, ये आरबीआई का टूल्स है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, सारे टूल्स हैं। अब यहां पे ये क्या कह रहा है कि जो एक टूल पकड़ा सीआरआर, सीआरआर में कमी कर रहा है, यानी कि सपोज करो पहले सीआरआर, जो अभी एक पिछले प्रश्न में हमने बात किया था, पहले सीआरआर 10% था, अब उसको 5% कर दिया, यानी कि अगर 100 रुपया था उसका सीआरआर 10% पहले था, उसको कम करके 5% किया, यानी कि रेस्ट हम सारा पैसा मान लेते हैं अगर बैंक इन्वेस्ट करती है तो वो जो 5 रुपया पहले से 10 पहले अगर कम करने से 5 रुपया जो मिला, मान लो सपोज करो सीआरआर 10 था, ऐसा समझो सीआरआर 10 था, इसको कम करके 5 किया गया, तो ये जो डिफरेंस 5 का आया ये कहां जाएगा, ये इकोनॉमी में आएगा। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र क्या करेगा, इसको इकोनॉमी में देगा, लोन के रूप में देगा, अलग अलग टाइप के लोन के रूप में इन्वेस्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर, इससे साख सृजन होने की संभावना रहेगी। समझ रहे हो, क्लियर है। इससे साख, ये जो 5 रुपए 10 से पहले 10 था, बाद में कम करके इसको मान लो सीआरआर 1, इसको सीआरआर 2, दूसरे कंडीशन में पहले 10 था 5 था, तो ये जो 5 का डिफरेंस आया ये कहां आएगा, ये इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो रहा है, इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो रहा है तो इससे निवेश बढ़ रहा है, साख सृजन हो रहा है, उससे जो मनी मल्टीप्लायर है, मुद्रा गुणक है, वो उसमें वृद्धि होगी। लेकिन मौद्रिक आधार अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल सही बात। मौद्रिक आधार, याद करो आरबीआई अगर इंजेक्ट करेगा नई करेंसी तब जाके मनी बेस बढ़ेगा, सीआरआर को चेंज करने से नहीं। जो ऑलरेडी करेंसी है उसी का चेंज कर रहा है ना, उसी का स्लैब ऊपर नीचा कर रहा है, और नया कोई भी करेंसी बेस में चेंज नहीं ला रहा है, ठीक है। तो जो मॉनेटरी बेस है, जो पहले कहा था मैंने, पहले प्रश्न वाला, मॉनेटरी बेस अनचेंज्ड है, ओवरऑल 100 रुपया ही इन्वेस्ट किया था, बट जो सीआरआर है उसमें चेंज करने से 5 रुपया एक्स्ट्रा इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का मौका मिला, बैंकों को लोन देने का मौका मिला, उससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। ये बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखो,
मुद्रा गुणक में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है, भले ही मौद्रिक आधार स्थिर स्थिर रहे। बिल्कुल सही बात, मुद्रा गुणक में वृद्धि होगा, मनी मल्टीप्लायर बढ़ रहा है तो ओवरऑल मनी सप्लाई बढ़ेगा ना। मान लो 100 रुपया था बैंक के पास, मॉनेटरी बेस के रूप में आरबीआई ने दिया बैंकिंग सिस्टम में 100 रुपया, अब वो सेम रहेगा, वो तो 100 रुपया ही रहा। लेकिन मनी मल्टीप्लायर साख सृजन के माध्यम से बैंकों ने, कमर्शियल बैंकों ने उसको 1000 रुपया कर दिया, ठीक है, अलग अलग जगहों पे लोन दिया, उससे ओवरऑल तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितना हो गया है, 100 रुपया बेस था, उससे साख सृजन के माध्यम से 1000 रुपया हो गया। बेस अनचेंज रह रहा है लेकिन मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर से ओवरऑल मनी सप्लाई बढ़ रहा है। यह भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। पहला गलत है, अगर जब हमने पहला गलत कर लिया तो आंसर तो हमारा वहीं से आ गया था, और दूसरा और तीसरा सही है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पर है, देखो। ये डिफरेंस पूछा है आपको दो इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेड ईटीएफ और इंडेक्स फंड में जो डिफरेंस है उसके आधार पर आपसे पूछा है कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। देखो पहला वाला जो है, पढ़ो सवाल। हाल ही में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ और इंडेक्स फंड ने वित्तीय बाजारों में खुदरा भागीदारी में वृद्धि की है, निम्नलिखित कौन से इनमें से सटीक विभेद को दर्शाता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंडेक्स फंड और ईटीएफ होता क्या है। दोनों देखो, ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों एक टाइप ऑफ, आप समझ लो कि टूल्स है इन्वेस्ट करने का, काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड समझ लो। अगर आपको विशेष नहीं कुछ पता है तो आप इतना ध्यान में रख सकते हो कि एक प्रकार का मतलब आप समझ लो कि म्यूचुअल फंड टाइप का है, और दोनों का नेचर बहुत हद तक मिलता जुलता है। अंतर सिर्फ एक है, अंतर यह है कि ईटीएफ का जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसका जो ट्रेडिंग है ये थ्रू आउट द डे होते रहेगा। जैसे ही शेयर मार्केट खुलता है उससे थ्रू आउट पूरे दिन आप इसको खरीद बेच सकते हैं, ठीक। लेकिन इंडेक्स फंड जो है वो डे एंड पे उसका प्राइस तय होता है, और उसी के आधार पर एक बार आप अब किसी चीज को अगर पूरा दिन खरीदा बेचा जा सकता है, जैसे शेयर को पूरा दिन खरीदा बेचा जा सकता है, तो उसके प्राइस थ्रू आउट द डे, जितना देर शेयर मार्केट खुला रहेगा, ट्रेडिंग होगा, प्राइस डिमांड और सप्लाई पे जो है प्राइस चेंज होता है। तो अगर मान लो किसी का मांग बढ़ा, किसी शेयर का मांग ज्यादा बढ़ा, तो उसका अगर मांग बढ़ रहा है तो उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा, अगर मांग कम हो रहा है तो मूल्य कम हो जाएगा। डे, अगर किसी चीज की बिक्री थ्रू आउट डे हो रही है तो थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा उसके प्राइस वगैरह में, ठीक है, थ्रू आउट पूरे दिन उसको खरीदा बेचा जा सकता है। लेकिन इंडेक्स फंड में अंतर क्या है, उसको दिन के आखिर में, मतलब जो उसका प्राइस तय किया जाता है उसके आधार पर निर्धारित एक ही बार तय होता है। तो बस यही, बाकी सारा चीज जो है, दोनों एक्टिव पैसिव जो भी चीजें आपको ऑप्शंस में दी हुई है, दोनों लगभग लगभग सिमिलर है, या वो मतलब एक ही जैसा ऑपरेशन करता है उसका। आते हैं अब विकल्पों पे पढ़ते हैं। पहला देखो, ईटीएफ सक्रिय रूप से प्रतिबंधित होते हैं, प्रबंधित होते हैं, जबकि इंडेक्स फंड निष्क्रिय निवेश रणनीति के का पालन करते हैं। देखो ये गलत है। जो ईटीएफ है ये पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है। सेम मतलब जो इंडेक्स फंड है वो अधिकांश जो है एक्टिव ही होता है, बट पैसिव एक्टिव दोनों हो सकता है, ये गलत है। दूसरा, ईटीएफ गारंटीकृत प्रतिफल रिटर्न प्रदान करते हैं, जबकि इंडेक्स फंड बाजार स्थितियों के आधार पर परिवर्तनीय प्रतिफल प्रदान करते हैं, ये भी गलत है। अभी मैंने कहा कि ईटीएफ क्या है, थ्रू आउट द डे सेल किया जा सकता है, तो अगर थ्रू आउट द डे खरीद बिक्री हो सकती है किसी की, तो फिक्स रिटर्न कैसे देगा? सीधे सीधे मांग से, अगर मांग बढ़ रही है तो वो ज्यादा डिमांड में होगा, ज्यादा प्राइस होगा, ज्यादा रिटर्न देगा। मांग कम हो गई, ज्यादा बिक्री हो रही है, उस मतलब ज्यादा लोग उसको बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, मांग कम हो गई, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न कम हो जाएगा, तो फिक्स रिटर्न नहीं होगा, ये भी गलत है। तीसरा देखो, ईटीएफ का कारोबार नियमित स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है, जबकि इंडेक्स पर, बिल्कुल सही बात। यहां पे देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि ईटीएफ का कारोबार नियमित स्टॉक के तहत थ्रू आउट द डे, जैसे रेगुलर स्टॉक्स बेच रहे होते हैं, ठीक है, किया जाता है शेयर मार्केट में। जबकि इंडेक्स फंड को व्यापार दिवस, ट्रेडिंग डे के अंत में फंड के नेट एसेट्स वैल्यू, मैंने क्या बताया था कि जो डे के आखिर में नैव, नेट एसेट्स वैल्यू पर क्रय और विक्रय किया जाता है, मतलब एक ही बार इसका ये होता है। यही मूल अंतर है ईटीएफ और इंडेक्स फंड में, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अंतिम विकल्प भी पढ़ लो। इंडेक्स फंड
ईटीएफ की तुलना में बेहतर तरलता प्रदान करते हैं, क्योंकि निवेशक उन्हें किसी भी समय फंड प्रत्यक्षतः भुना रिडीम कर सकते हैं। देखो ये भी गलत है। अभी मैंने कहा कि ईटीएफ, इंडेक्स फंड ईटीएफ की तुलना में बेहतर तरलता कैसे प्रदान करेगा? इंडेक्स फंड तो एक ही बार डे में नैब के इस पे बेचा जा सकता है, ईटीएफ दिन में कभी भी बेचा जा सकता है। तो बेहतर तरलता कौन होगा? तरलता क्या होगा कि जिसको किसी भी टाइम आप भुना सकते हो। जैसे कि सपोज करो सबसे ज्यादा तरल तो जो हार्ड कैश हुआ वही हुआ, उसके बाद जो प्लास्टिक मनी हमारा एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होता है, गोल्ड, ये सारी चीजें अधिक लिक्विड, मतलब आप तुरंत जिसको बेचकर पैसा ले सकते हैं, हार्ड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा लिक्विड ईटीएफ तुरंत बेचा जा सकता है, थ्रू आउट द डे इसकी सेलिंग होगी, तो ज्यादा लिक्विडिटी इससे मिलेगी, इंडेक्स फंड से कम मिलेगी। ठीक है, उल्टा बात अगर होता तो सही होता है। इसका इस जो स्टेटमेंट कह रहा है इसकी जो विपरीत स्थिति है वो सही होगी। ठीक है, बेसिक अगर आपको डिफरेंस पता होता, एक लाइन का सवाल था, तो आप ये सवाल इजीली कर लेते। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 आपके स्क्रीन पर है, देखिए। इसमें प्रश्न संख्या 54 ये कह रहा है भारत संयुक्त राज्य, 3 स्टेटमेंट दिया गया है, पढ़िए आप लोग। इसमें कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट जो है, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मतलब इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन पर आधारित प्रश्न है। अभी देखो हाल ही में क्या हुआ था कि जब से ये अपने डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब प्रेसिडेंट बने हैं दोबारा, इन्होंने बहुत सा टैरिफ पे बात करी। इनके जो प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं उन सभी पर टैरिफ बढ़ाने की बात की, इस तरह की बात की। इससे एक स्थिति पैदा हो गई, इससे मतलब एक तरह समझो कि तनाव का सिचुएशन पैदा हुआ। ओवरऑल पूरा जो मतलब यूएस के साथ जिन भी देशों का व्यापारिक संबंध है, तो उसी संदर्भ में यह सवाल बनाया गया कि भारत का जो है यूएस के साथ किस प्रकार का ट्रेड रिलेशनशिप है, हम कहां हैं, उससे संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये। देखो कह रहा है कि यूएस जो है हमारा, आपको पता होगा पिछले 2 सालों से यूएस हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लगभग 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास का जो है भारत और यूएस के बीच ट्रेड है, और यूएस हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लेकिन दूसरा पार्ट कह रहा है, लेकिन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार नहीं है। ये भी बिल्कुल सही बात है। कभी भी ये मिसकॉन्सेप्शन मत रख लेना कि हम भी यूएस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार नहीं, हम 10वें नंबर पर हैं। भारत का स्थान जो है 10वां है। ठीक है, पहले नंबर पे मैक्सिको है, फिर कनाडा है, फिर चीन है। चीन भी टॉप पे नहीं है। व्यापार घाटा चीन के साथ सर्वाधिक। अभी आगे के स्लाइड में मैंने ये चीज स्पष्ट किया है। दूसरा स्टेटमेंट पर हूं, भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सेवाओं के व्यापार में अधिशेष है, जबकि व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार में घाटा है। गलत बात है, दोनों में, सेवाओं में भी अधिशेष है और व्यापारिक वस्तुओं में भी अधिशेष है। ओवरऑल भारत और यूएस के बीच का जो ट्रेड है वो भारत के व्यापार संतुलन भारत की तरफ झुका हुआ है। लगभग, कोई फिगर जरूरत नहीं है ध्यान रखने का, लगभग 45 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, व्यापार अधिशेष है भारत का। भारत का व्यापार अधिशेष है, यूएस का ट्रेड डेफिसिट है। यूएस के लिए भारत का व्यापार घाटा वाला है, भारत के लिए फायदा वाला है, लगभग 45। और इसमें लगभग जो है 40 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो जो आपको व्यापारिक वस्तुओं का है, और लगभग 6 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का जो है वो सेवाओं का है। तो दोनों में हमारा सरप्लस है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के समग्र व्यापार घाटे में भारत का हिस्सा सबसे बड़ा है। ये भी गलत है। कोई, हम उसके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर भी नहीं है, 10वें नंबर पे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। ओवरऑल व्यापार घाटा में कैसे, अगर यूएस के साथ हमारा सबसे बड़ा व्यापार घाटा रहता तो चाइना के बजाय डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के प्रति ज्यादा मुखर होते ना। चाइना के साथ सबसे बड़ा व्यापार घाटा है उसका,
ठीक है, सबसे बड़ा व्यापार घाटा चाइना के साथ है। हमारे लिए फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो कि चाइना के साथ सबसे बड़ा व्यापार घाटा है यूएस का। भारत के साथ भी यूएस का व्यापार घाटा है, लेकिन हम टॉप 10 में भी नहीं आते हैं, ये भी ध्यान में। व्यापारिक साझेदार के रूप में हम 10वें सबसे बड़े साझेदार हैं यूएस के। यूएस हमारा सबसे बड़ा साझेदार है, पहली बात। दूसरा, तो हम व्यापारिक साझेदार के रूप में 10वें स्थान पर हैं यूएस के। हमारा वस्तुओं और सेवाओं दोनों के रूप में हम अधिशेष हैं। ऐसा नहीं कि वस्तुओं में अधिशेष है, सेवाओं में नुकसान घाटा है, दोनों में हमारा व्यापार अधिशेष है यूएस के साथ, ठीक है। और तीसरा बात कि जो यूएस का व्यापार घाटा है जिन देशों के साथ, उसमें हम टॉप 10 में भी नहीं आते हैं। सबसे बड़ा व्यापार घाटा यूएस का चाइना के साथ है। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल एक स्टेटमेंट सही है, विकल्प सही उत्तर ए हो जाएगा। ये देखो, ये स्लाइड यूएस के सबसे बड़े व्यापारिक भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार यूएस पहले नंबर पे। ये फिगर याद रखने, एटलीस्ट टॉप 5 का जरूर ध्यान रखना। यूएस है, चाइना है, यूएई है, रशिया है, सऊदी अरबिया है, ठीक। उसके बाद अमेरिका के सबसे 10 बड़े व्यापारिक साझेदार में भारत कहां पे है? देखो 10वें नंबर पे सबसे बड़ा मैक्सिको, फिर कनाडा और फिर चीन। टॉप 3 में, हम टॉप 10 में आते हैं। उसके बाद जो भारत का ये टॉप, क्या हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ये स्लाइड मैंने शेयर कर दिया है, एक बार आप पढ़ लेना। कई बार हो सकता है अगर ज्यादा डीप में कुछ स्टेटमेंट बनाए तो प्रमुख आयात निर्यात को लेके ऐसा ट्रेंड रहा है यूपीएससी का, तो मे बी आपसे पूछ ले, एक बार आप देख लेना इसको, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, जो भारत में चीनी क्षेत्र है उससे संबंधित है, पढ़िए आप लोग। कह रहा है भारत में चीनी क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला कह रहा है भारत सरकार उचित एवं लाभकारी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी के माध्यम से वह न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जो चीनी मिलों को किसानों को गन्ने के लिए भुगतान करना होता है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य मिनिमम सेलिंग प्राइस निर्धारित करता है जिससे नीचे चीनी मिलें बाजार में चीनी नहीं बेच सकती हैं। देखो दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें। अभी देखो ये हाल ही में, मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपने सबसे पहले तो ये जो एफआरपी का कॉन्सेप्ट है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, उचित एवं लाभकारी मूल्य, आपने पढ़ा होगा। जहां हम लोगों ने एमएसपी के बारे में, याद करो पिछले इसमें भी अनुभव में भी हमने बात किया था, एमएसपी के साथ आपने पढ़ा होगा एफआरपी के बारे में भी, ठीक है, कि 22 फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है और प्लस गन्ने के लिए जो है एफआरपी, ठीक है। टोटल 23 फसलों के लिए जो कृषि एवं मूल्य लागत आयोग है, सीईसीए, उसके द्वारा सिफारिश की जाती है। किसकी सिफारिश की जाती है? एमएसपी की 22 फसलों के लिए और गन्ना के लिए एफआरपी की। लेकिन इसको अनुमोदित कौन करता है? अनुमोदित कृषि एवं लागत मूल्य आयोग जो है वो अनुमोदित नहीं, वो सिर्फ सिफारिश करता है। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीईसीए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीईए, ये जो है ये इसको अनुमोदित करता है। तो कभी भी आपसे ये टर्म ध्यान रखना, सिफारिश कृषि मूल्य एवं लागत आयोग जो है वो करता है, एमएसपी का भी, एफआरपी का भी, लेकिन ये तय कौन करेगा, अनुमोदित कौन करेगा इसको? जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो। तो ये बात तो सही है, एफआरपी जारी किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि भारत सरकार जो चीनी का न्यूनतम मिनिमम सेलिंग प्राइस चीनी के लिए भी निर्धारित करती है और उससे नीचे नहीं बेच सकती है। इसलिए निर्धारित करती है कि भैया इससे नीचे अगर बेचोगे तो फिर जो किसानों को आपको एफआरपी देना है वो कहां से दे पाओगे। तो दोनों ही चीजें हैं। ये जो एफआरपी का कॉन्सेप्ट है ये 2009 में आया। थोड़ा हिस्ट्री भी आप देख लेना इसका, कभी पूछा जा सकता है, ऐसे कम चांसेस हैं बट फिर भी आप एक बार चाहो तो देख लेना, पढ़ा ही होगा आपने। जो ये एमएसपी है, मिनिमम सेलिंग प्राइस है चीनी के लिए, ये 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ है और वर्तमान में संभवतः ये 31 रुपया है और अभी तक चेंज नहीं किया गया। अभी रिसेंट में ये सवाल पूछे जाने का कारण यही है कि इसको बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, इसको 39 रुपए किए जाने की बात की जा रही है, इसीलिए ये सवाल बनाया गया है। ठीक है, तो दोनों ही बात सही है।
दोनों ही स्टेटमेंट सही है, विकल्प सी उत्तर होगा हमारा। एफआरपी के साथ साथ आप एक बार जो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस सैप है ना, उसके बारे में भी आप साथ के साथ होगा ही आपको ध्यान कि कई स्टेट्स जो हैं, जो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं, वहां पे एफआरपी के ऊपर सैप की घोषणा की जाती है, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, मतलब वो एफआरपी से भी ज्यादा होता है। तो अपने किसानों को एक तरह से आप समझ लो कि ये बहुत बड़ा राजनीतिक रूप से भी बहुत संवेदनशील मुद्दा रहता है और किसानों के हितों से भी सीधा सीधा जुड़ता है। तो कई राज्य सरकार जो है स्टेट एडवाइज प्राइस घोषणा करते हैं, सैप की घोषणा करते हैं, जिससे कि जो कि आमतौर पे एफआरपी से अधिक ही होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ध्यान में रखना। एक और चीज है, ये जो टोटल मतलब भारत में चीनी, भारत जो अब वर्तमान में अगर हम बात करें, थोड़े टाइम के लिए भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, ब्राजील को पीछे छोड़कर हम दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बने थे, पर अभी वर्तमान में वापस से हम दूसरे नंबर पे हैं। सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो ब्राजील ही है, भारत जो है दूसरा है। हम सबसे बड़ा उपभोक्ता हैं, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ मतलब मीठा खाने की परंपरा रही है काफी ज्यादा, तो हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं, दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं और सबसे बड़ा उपभोक्ता हैं। यही चार्ट में बताया गया, निर्यात के संदर्भ में बताया गया, तो आप एक बार इसको देख लेना। और एक ये भी चीज, कभी भी ये डिफरेंट है, हालांकि कम चांसेस है, लेकिन फिर भी ये जो ये ICUMSA है, ये चीनी की क्वालिटी को, जब चीनी मतलब आमतौर पे अगर आप चीनी के ट्रेड के बारे में पढ़ोगे तो चीनी का जो ट्रेड किया जाता है वो रॉ और व्हाइट में किया जाता है। जो टेक्निकल टर्म है, रॉ यानी कि जो ब्राउन टाइप का होता है, मूल मतलब एक ही बिना रिफाइन किए हुए जो शुगर होता है वो हल्का ब्राउनिश दिखता है, उसको रॉ बोलते हैं। जो अधिकांश निर्यात होता है वो रॉ का ही होता है, और जो रिफाइन किया हुआ शुगर होता है जो व्हाइट सफेद दिखता है उसको हम व्हाइट शुगर कहते हैं, या व्हाइट ही टेक्निकल टर्म में व्हाइट कह दिया जाता है। और इसका जो कितना रिफाइन किया गया है इसको मापने का एक इंटरनेशनल यूनिट है ICUMSA, ठीक है। इसको देखना, कभी भी आपसे सीधे ये पूछ ले ये क्या होता है, या शुगर के संदर्भ में, शुगर इंडस्ट्री के संदर्भ में ये क्या है, तो ये टर्म बस ये वाला लाइन जो है ना इसको लिख लेना कहीं पे, ये शुगर की क्वालिटी, रिफाइन किया गया शुगर की गुणवत्ता को दर्शाता है। स्पष्ट है? अगले प्रश्न पर देखो, अगला प्रश्न फिर से अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। ये आपको जो गोल्ड स्मगलिंग है, अभी एक फिल्म आई थी थोड़े दिन पहले, क्रू करके, ये देखो स्लाइड, ये फिल्म आई थी और लगभग इसी तरह का एक इंसिडेंट अभी कर्नाटक की एक सेलिब्रिटी है रायना राव, इनके इससे लगभग 14 केजी या 12 केजी कुछ गोल्ड पकड़ा गया। उसी के आधार पर यह सवाल बना दिया गया है। अगर आप पढ़ रहे होगे, इंडियन एक्सप्रेस में भी इस पे कुछ आर्टिकल्स आए थे, हिंदू में भी इस पे कुछ आर्टिकल्स आए थे। तो इस तस्करी से सीधा सीधा तो नहीं पूछा गया है, बस वो तस्करी, गोल्ड जो स्मगलिंग हुआ है, स्वर्ण तस्करी की जो घटनाएं हुई है, उसके कारण जो है कुछ सवाल आपको पूछ लिया गया है, उससे संबंधित, उससे मिलता जुलता। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत में स्वर्ण तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है, किसी यात्री द्वारा भारत लाए गए स्वर्ण पर लागू सीमा शुल्क उसके वापस आने से पहले विदेश में ठहरने की अवधि पर अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति कहीं फॉरेन में 6 महीने से साल भर तक रहा है तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगेगा, उस पर जिस अमाउंट पे जितना कुछ अमाउंट होगा गोल्ड का, जो कस्टम ड्यूटी फ्री रहेगा, उस पर कुछ अमाउंट होगा जिस पर वो कस्टम ड्यूटी कम लगेगा, और फिर ओपन कस्टम ड्यूटी लगेगा। तो कितने दिन कोई व्यक्ति फॉरेन में रहा है, निवास किया है भारत लौटने से पहले, उस पर जो कस्टम ड्यूटी है गोल्ड का वो निर्भर करता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आमतौर पे जब देखोगे आपको पेपर में कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना, अब इसको जो है किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, इकोनॉमी में इस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा कि अलग से गोल्ड की तस्करी, कितने गोल्ड लाने पे, ऐसी बातें अगर पढ़ाई जाने लगी
तो फिर तो हो गया, कभी मतलब 5 साल में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ये आपके कॉमन अवेयरनेस पर है। जब आप ये घटनाएं हो रही थी तो जो लीडिंग न्यूज़पेपर है उसने इस चीज को कवर किया और वहां पे बताया, ये चर्चा में आ गया कि कोई व्यक्ति कितना गोल्ड ला सकता है, क्या किस तरह का कस्टम पॉलिसी है उस पर। तो आपका अवेयरनेस कितना ज्यादा है उससे संबंधित ये प्रश्न है। ये कहीं भी कोर इकोनॉमी में आपसे अलग से आप इसको नहीं पढ़ते हो, प्रिपरेशन में पढ़ाया भी नहीं जा सकता इस तरह का चीज। ये आपके कॉमन अवेयरनेस पर है, ठीक। तो जब आप इसमें ये चीज है, इस चीज को एज इट इज याद रखना कि कभी भी एक स्टेटमेंट बना दिया गया, आपको इसको न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में भी बना के दे दे और आपको लगे भाई क्या रैंडम सवाल पूछ लिया है, ऐसे सवाल दिखते हैं अवेयरनेस के आधार पर, आपके कॉमन अवेयरनेस पर है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक विदेश में स्टे किया है भारत लौटने से पहले, तो ज्यादा अमाउंट में मतलब कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी उसको गोल्ड के आयात पर। अगर कोई कम टाइम पे रहा है तो उसको कम टाइम। एक स्लाइड में मैंने कुछ कंपैरिजन के साथ भी शेयर कर दिया है। दूसरा देखो, महिला यात्रियों को पुरुष यात्रियों की तुलना में अधिक मात्रा में शुल्क मुक्त स्वर्ण ले जाने की अनुमति। ये भी बिल्कुल सही। आमतौर पर भारत में आप देखोगे जो गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह हैं उस पर जो महिलाओं के लिए अधिक प्रिय माना जाता है, तो महिलाओं और गिफ्ट वगैरह में भी महिलाओं और बच्चों को अधिक गोल्ड ज्वेलरी दी जाती है। तो महिलाओं के लिए अधिक अमाउंट में जो है कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है पुरुषों की तुलना में, ठीक है। और बच्चों के लिए भी 15 साल तक के बच्चों के लिए भी अधिक छूट मिलती है। साथ ही साथ यहीं पे एक चीज और ध्यान रख लेना कि जो गोल्ड का फॉर्म है, क्वाइन है, गोल्ड बार है या गोल्ड ज्वेलरी है, उस पर भी कस्टम ड्यूटी अलग अलग लगता है, ठीक। तो 3 बातें, ज्यादा इस सवाल बने ना बने इसमें से 3 चीजों को ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट ये दोनों सही है, उत्तर सी सही होगा। क्या आपको यहां पे ध्यान रखना है? पहला चीज, कोई व्यक्ति अगर लंबे टाइम तक विदेश में रहा है भारत लौटने से पहले, उसकी अवधि पर निर्भर करेगा कस्टम ड्यूटी में छूट गोल्ड आयात पर, पहली बात। दूसरा, महिला पुरुष के लिए अलग अलग रहेगा कस्टम ड्यूटी, कस्टम पॉलिसी, बच्चों के लिए भी अलग रहेगा। साथ ही गोल्ड का फॉर्म क्या है, गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड क्वाइन है, गोल्ड बार है, उस पर भी कस्टम ड्यूटी अलग अलग रहेगा। स्पष्ट है? ये देखो, इन सारे चीजों पे ये स्लाइड एकदम से इसको मारो टोटल रट्टा, वही सारी बातें जो अभी मैंने की है उसी पर आधारित है। एज इट इज ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ूं। अगला प्रश्न है, ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है कि उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अधिक संभावित है। फिर से आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कई बार हमने अभी आज भी इसके बारे में बात कर ही लिया कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, याद करो एक स्लाइड मैंने पहले दिखाया है, उसी स्लाइड को यहां इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखो, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगी, मनी सप्लाई को रोकने का काम करेगी। मनी सप्लाई को रोकने के लिए जो नीतिगत दर है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो उसको बढ़ाएगी, ठीक है। ये बेसिक सा बात है। मौद्रिक नीति का मूल पर्पस क्या होता है? मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रबंधित करना। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो तरलता को कम करने का प्रयास करेगी आरबीआई। अगर इन्फ्लेशन कम है या मंदी की स्थिति है तो क्या करेगी, तरलता बढ़ाने की, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने का प्रयास करेगी, जिससे कि निवेश भी बढ़े और उपभोग भी बढ़े, ठीक है, लोगों के पास पैसा है। अब आते हैं वापस से सवाल पे, ये बेसिक चीज आप ध्यान में रखना। ये देखो, वो आप क्या कह रहा है, हाई इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में कौन सा उपाय किया जाना सबसे संभावित है। पहला है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर में कमी करना। सीआरआर में कमी करेगा, याद करो अभी मैंने कहा था, मान लो सपोज करो सीआरआर 5% है, सीआरआर 10% है, इसको 5% कर दिया, यानी कि ये और जो 10 रुपया था इसको 5 रुपया कर दिया, यानी कि ये और ज्यादा 5 रुपया इन्फ्यूज कर रहा है अर्थव्यवस्था में, तो रुपया बढ़ा रहा है। सीआरआर को कम करने से तो लिक्विडिटी बढ़ेगी और लिक्विडिटी को हमको कम करना है, ये तो होगा नहीं। दूसरा देखो, खुले बाजार, ओपन मार्केट
में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्रय करना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्रय करने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई, तरलता को बढ़ा देगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर खरीदेगी आरबीआई, तो आरबीआई खरीदने के बदला पैसा देगी, पैसा देगी तो पूरे पूरे इकोनॉमी में और जो सर्कुलेशन है, तरलता, मनी सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, तरलता बढ़ जाएगा, तो ये इन्फ्लेशन को तो और बढ़ाएगा, ये भी नहीं होगा। चौथा देखो, एसएलआर में कमी करना, सीआरआर में कमी करे, एसएलआर में कमी करे, बात एक ही होगा, ओवरऑल इन्फ्लेशन पे, ओवरऑल जो लिक्विडिटी को बढ़ाएगा ही, लिक्विडिटी को बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगा। तीसरा ऑप्शन, यही हमारा उत्तर है। जो नीति रेपो दर है, रेपो रेट में वृद्धि करना। रेपो रेट क्या होता है कि रेपो रेट जिस पर कि बैंकों को ऋण मिलेगा, अगर बैंकों को ऋण मिल रहा है महंगा तो वो क्या करेंगे, और ऋण महंगा देंगे लोगों को। अगर ऋण महंगा हो रहा है तो लोग क्या चाहेंगे कि कम खर्च करें, ऋण लेके खर्च नहीं करें, और रिटर्न ज्यादा मिलेगा बैंकों में, रिटर्न ज्यादा मिले, लोग चाहेंगे कि पैसा जमा करें। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का लिक्विडिटी जो तरलता समायोजन करने के लिए जो बात रहती है, उस पर एकदम आधारभूत सा प्रश्न था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो यही है, क्रेडिट कंट्रोल के लिए आरबीआई क्या करता है, दो तरह का मेजर, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वही जो था ऑप्शन कि ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री करती है, खरीदेगी सिक्योरिटी तो लिक्विडिटी कम होगा अर्थव्यवस्था में, बेचेगी तो लिक्विडिटी बढ़ेगा। बैंक रेट, बैंक रेट बढ़ाए, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स, इसमें से कोई भी अगर ये अगर खरीदेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगा, और बेचेगा तो लिक्विडिटी कम होगा। इसमें बेचेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगा, खरीदेगा तो कम, इसमें से किसी को भी कम करेगा तो ओवरऑल लिक्विडिटी जो है बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में, इसको कम करेगा, इसमें से कोई भी कम होगा तो तरलता कम होगा तो तरलता बढ़ जाएगी, और ये अगर बढ़ेगा तो तरलता घट जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 आपके स्क्रीन पर है। ये भी आसान, बहुत ही आसान प्रश्न है, मतलब आपने एकदम जो आपकी फाउंडेशन बेसिक कक्षाएं होंगी उसमें आपने पढ़ा होगा। सेस और सरचार्ज को लेकर है ये, कि अंतर क्या है सेस और सरचार्ज में, उपकर और अधिभार में अंतर क्या है। पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान में उपकर का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जबकि अधिभार का नहीं। गलत बात है भाई, दोनों का उल्लेख है, आप रेफर कर लो आर्टिकल 270, 277 और 271, ये तीन आर्टिकल जो है संबंधित है सेस और सरचार्ज से, दोनों की चर्चा है भारतीय संविधान में, तो ऐसा नहीं है किसी एक की है, एक की नहीं है। दूसरा देखो, उपकर से प्राप्त आय भारत की समेकित निधि, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जमा की जाती है, जबकि अधिभार से प्राप्त राशि अलग निधि। गलत बात है, दोनों जो भी आएगा कंसोलिडेट फंड में ही जाएगा। एकदम बेसिक बेसिक बातें हैं, जो भी आय शेष आएगा, सरचार्ज आएगा या टैक्स रेवेन्यू कहां जाएगा, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में। अंतर क्या होगा, इसके खर्चे के मोड पे अंतर रहेगा। ठीक, अधिभार केवल प्रत्यक्ष करों पर आरोपित किया जाता है, जबकि उपकर विशेष रूप से प्रत्यक्ष करों पर, विशेष रूप से अप्रत्यक्ष करों पर आरोपित किया गया जाता है। यह भी बिल्कुल गलत बात है। अधिभार केवल प्रत्यक्ष, सामान्यतः जो अधिभार या सरचार्ज है वो प्रत्यक्ष करों पर किया, वो प्रत्यक्ष कर पर किया जाता है, जबकि जो उपकर या सेस है, सेस जो है ये दोनों पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पर किया जा सकता है, ये भी गलत है। चौथा देखो, उपकर की गणना कुल कर देयता, टोटल टैक्स लायबिलिटी पर की जाती है, यदि देय हो तो उसमें अधिभार की राशि भी शामिल हो। बिल्कुल सही, ये मूल डिफिनेशन जो है सेस का, वही सेस को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, जो कुल कर देता, टोटल टैक्स लायबिलिटीज है, उस पर किया जाता है, और उसमें अधिभार अगर किसी कोई उस ब्रैकेट में आएगा तो उसको शामिल किया जाएगा। यहाँ पे मूल जो अंतर है, मतलब एक तरह से कि जो सेस है वो जिस कार्य के लिए, मान लो कि एजुकेशन सेस लगाया गया, किसी भी चीज पे स्वच्छ भारत सेस लगाया गया, उसका खर्चा सिर्फ उस पे होगा, ठीक है, और कहीं पे नहीं। और जो सरचार्ज है वो नॉर्मली यूज हो सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा प्रावधान है। जो मूल अंतर है वो यही है। तो 3 स्टेटमेंट गलत है, 1 स्टेटमेंट सही है, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, देखिए आपके स्क्रीन पर है। ये अगेन टैरिफ से रिलेटेड है। फिर से डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब के पास टैरिफ वाला मुद्दा जो है चर्चा में है, तो आपसे कहीं भी किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न है, एक देश अन्य देशों से आयात पर उच्च प्रशुल्क, आयात पर हाई टैरिफ्स आरोपित करना चाहता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उच्च प्रशुल्क से व्यापार में विचलन हो सकता है, जहां प्रशुल्क संरचनाओं के कारण आयात अधिक कुशल उत्पादकों से कम कुशल उत्पादकों की ओर स्थानांतरित हो सकता है। बिल्कुल सही बात। देखो टैरिफ क्या हुआ, टैरिफ हुआ कि मान लो सपोज करो कोई देश ए है, कोई देश बी है, ठीक है। अब मान लो कि ए से ए निर्यात कर रहा है, यहां बी आयात कर रहा है, ठीक है। बी में आ रहा है, आयात हो रहा है। अब इस पर अगर कोई टैरिफ, कोई कर लगा दिया गया, आयात पर कोई कर लगा दिया गया, ये टैरिफ है। सामान्य तौर पे एकदम आयात शुल्क के रूप में आप समझ सकते हो, अलग अलग इसका फॉर्म हो सकता है, बट सिंपल समझो कि ये टैरिफ, यहां पे ए से बी आयात कर रहा है और बी ने ए से होने वाले आयात पर टैरिफ लगा दिया। पढ़ो वापस से, उच्च प्रशुल्क, अगर हाई ये किया गया, हाई टैरिफ लगाया गया, उच्च प्रशुल्क व्यापार में विचलन हो सकता है। बिल्कुल बात सही बात की, व्यापार में विचलन हो सकता है जहां प्रशुल्क संरचनाओं के कारण आयात अधिक कुशल उत्पादकों से कम कुशल उत्पादकों की ओर स्थानांतरित हो सकता है। डेफिनेटली अगर मान लो कि ये ए अधिक बेहतर, ए प्रशुल्क लगाया, मान लो सपोज करो ए जो है यहां पे कोई चीज, एक सामान था एक्स, इसको यहां पे 10 रुपया में बेच रहा था। अब इसने इस पे टैरिफ लगा दिया 2 रुपया का 12 रुपया में। अब कोई सी है, डी है, ई है, ये 11 रुपया में बेच रहा था, ठीक है। तो 11 रुपया उस पे टैरिफ नहीं लगा हुआ है, इस पे टैरिफ लगा हुआ है, तो जो महंगा हो गया, ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना रहा था, ये ज्यादा मतलब प्रतिस्पर्धी था, ज्यादा बेहतर उत्पादक था। देखो अधिक कुशल उत्पादक था क्योंकि ये सस्ता प्रोडक्ट बना पा रहा था। तो शिफ्ट कहां हो रहा है, अब इस पे ये लगाएगा तो लोग किसको खरीदेंगे, ये इसका प्रोडक्ट अगर 2 रुपए टैरिफ लगाने से 12 रुपया हो गया और वो 11 रुपया में ही मिल रहा है, तो शिफ्ट किधर होगा, विचलन होगा, और शिफ्ट किधर हो जाएगा, बेहतर उत्पादक से खराब, मतलब कम कुशल उत्पादक, अधिक कुशल उत्पादक से कम कुशल उत्पादकों की ओर। सही बात है। दूसरा देखो, उच्च प्रशुल्क के कारण उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ में कमी प्रायः संभावित उत्पादक लाभ से अधिक होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में कुल दक्षता में हानि होती है। बिल्कुल सही बात। देखो उच्च प्रशुल्क, अगर टैरिफ बढ़ाया गया, जो टैरिफ, यही वाला एग्जांपल देखो कि पहले सामान बी से ए में जा रहा था और 10 रुपया में मिल रहा था, अब टैरिफ लगा देने से 10 रुपए के बजाय कितने में मिल रहा है, 12 रुपये में मिल रहा है। तो उपभोक्ताओं को हानि, उपभोक्ताओं को पहले लाभ मिल रहा था, अब उपभोक्ताओं के लाभ में कमी हुई, यानी कि उसको थोड़ा सा हानि हो रहा है। प्रायः संभावित उत्पादक लाभ से अधिक होती है। संभावित उत्पादक लाभ, अब ऐसा कोई भी देश टैरिफ क्यों लगाएगा, कई कारण हो सकते हैं कि मान लो कि अपने यहाँ की जो इंडस्ट्री, अपने यहाँ का जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, उसको थोड़ा बल प्रदान करने के लिए, उसको समर्थन प्रदान करने के लिए। अब अपने यहाँ के टैरिफ्स को अगर वो समर्थन प्रदान करना चाहेगा, तो एक मतलब इसमें जो उत्पादक को लाभ होगा, उसका कॉम्पिटिटिव, जो उत्पादक है उसको तात्कालिक रूप से तो लाभ होगा, लेकिन वो ओवरऑल कंपीट नहीं कर पाएगा। कंपीट क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसको एक तरह से मतलब अनड्यू ये दे रहे हो ना, तो जो इंटरनेशनल मार्केट का कॉम्पिटिटिवनेस है उसके साथ वो कंपीट नहीं कर पा रहा है। आपने उसको जबरदस्ती ये किया है, वो अपने उत्पादन गुणवत्ता सुधारने में या उत्पादन कुशलता सुधारने पे बहुत अधिक काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो टैरिफ के माध्यम से उसका सामान सस्ता ही हो जा रहा है, तो सोच रहा है इसी में हम काम करेंगे। तो ओवरऑल जो उत्पादक, जो उपभोक्ताओं को नुकसान होगा, उससे अधिक ये जो लाभ है, ये ओवरऑल इकोनॉमी की दक्षता में हानि करेगा। दक्षता में हानि करेगा क्योंकि बेहतर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। मान लो कि वो 12 रुपये में ही बना रहा है, ये 10 रुपया में बना रहा है, तो वो कंटिन्यू रहेगा 12 रुपया में ही बनाना। तो ओवरऑल जो इफिशियंसी है, प्रोडक्शन इफिशियंसी है, वो कमजोर हो रही है जो स्थानीय उत्पादक हैं उसकी। तीसरा देखो,
डब्ल्यूटीओ के अनुसार प्रशुल्क वृद्धि, जो टैरिफ वृद्धि है, डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत जो बॉन्ड टैरिफ रेट्स हैं उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जब तक इस पर पुनः वार्ता ना हो। आमतौर पर टैरिफ जो है वो बॉन्ड टैरिफ से ज्यादा नहीं हो सकता है। एक्सेप्शन है ये वाला, देखो ये देखो, ये बॉन्ड टैरिफ है, ये सीलिंग है, बॉन्ड टैरिफ सीलिंग है, मतलब कि इससे ज्यादा डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत किसी भी वस्तु पर इससे ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एमएफएन के दर्जा के तहत कोई भी देश दूसरे देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है तो इससे कम हो सकता है, एमएफएन से कम। लेकिन एमएफएन के तहत यह व्यवस्था है कि सभी देशों पे, अगर एमएफ एक किसी देश को दे रहा है तो सबको एमएफएन देना पड़ेगा, ठीक है। और प्रिफरेंशियल टैरिफ जो है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत होता है, वो उससे भी कम हो सकता है। बट आमतौर पर जो भी टैरिफ होगा वो ये सीलिंग जो बॉन्ड टैरिफ है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। वापस देखो, ये चीज जो ये इस स्लाइड में मैंने समझाया आपको पहले ही कि जो टैरिफ है क्या, प्रशुल्क एक प्रकार का कर है। मान लो कि ये वही 10%, 10 रुपया 12 रुपया वाला जो, उसी को एक स्लाइड के रूप में यहां समझा हुआ है कि अब कनाडा जो है यूएस में कोई चीज भेज रहा है तो यूएस ने कहा कि भाई हम तुम पे 25% टैरिफ लगाएंगे, मैक्सिको को कहा तुम पे हम 25% टैरिफ लगाएंगे। अभी आप देखोगे ट्रंप भाई साहब के आने के बाद ये सारी बातें, चाइना को कहा कि हम तुम पे 10% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ लगाएंगे तो मतलब चीजें महंगी होगी वहां पे, ठीक है। स्पष्ट है, तीनों स्टेटमेंट सही है, विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 96 आपके स्क्रीन पर है, देखिए आप लोग। ये जो है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है यदि किसी अर्थव्यवस्था में सकल अस्थायी पूंजी निर्माण ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से कौन से परिणाम सबसे अधिक संभावित हैं। जीएफसीएफ में वृद्धि होती है तो कौन सा परिणाम है। देखो, सबसे पहले तो आपका ये पता होना चाहिए कि जीएफसीएफ जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल है वो होता क्या है। अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल की बात की जाए तो यह मतलब ऐसा मतलब परिसंपत्ति है, मतलब समझो कि लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, सामान्य तौर पर 1 साल से अधिक, ऐसी भौतिक परिसंपत्तियों में निवेश है जो कि फर्दर आगे उत्पादन में सहयोग करे, उत्पादन को बढ़ावा दे, ठीक है। आप बिल्डिंग कर सकते हो, आप मशीनरी कर सकते हो, आप नई तकनीक, कुछ भी ऐसा मतलब फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है जो फर्दर वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा दे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रॉस फिक्स कैपिटल। सामान्यतः अगर आप ओईसीडी के डिफिनेशन पे जाओगे तो जो जीएफसीएफ है ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही है। ओईसीडी इसको निवेश के रूप में ही मतलब परिभाषित करती है क्या ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ये है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कोई भी अस्थाई पूंजी में निवेश किया गया जो कि फर्दर आपको उत्पादन की गतिविधियों, वस्तुओं के उत्पादन, सेवाओं के उत्पादन में मददगार हो, सहयोगी हो, उसको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। पूछ रहा है अगर जीएफसीएफ में वृद्धि होती है तो क्या होगा। पहला, अधिक निवेश व्यय के कारण अल्पावधि में समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होगी। काइंड ऑफ निवेश है, याद करो पिछले अनुभव में भी हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड पे बात किया है। एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, निवेश बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा ही। निवेश बढ़ रहा है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निजी कंपनियों द्वारा हो सकता है, सरकारी निवेश के द्वारा हो सकता है, आमतौर पर निजी कंपनियों द्वारा हो रहा है। वो अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के लिए निवेश कर रहे हैं तो उससे ओवरऑल अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मांग सृजित होगी। मान लो सपोज करो उनको बिल्डिंग्स बनाना है तो बिल्डिंग मटेरियल्स की, मान लो कोई यूनिट लगाने के लिए बिल्डिंग बनाना है, जो रियल एस्टेट में एक तरह से सपोज करो एक बिल्डिंग मतलब एक अपना उत्पादन इकाई के लिए कोई भी बिल्डिंग बनाना है, मकान बनाना है, तो जो बिल्डिंग मटेरियल से उसका डिमांड तो तात्कालिक रूप से एग्रीगेट डिमांड को पुश करेगा, बढ़ावा देगा। ये बात बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, उच्च औद्योगिक निवेश के कारण जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट। लॉजिकल लग रहा है, मैंने अभी क्या कहा था, जीएफसीएफ क्या है,
ओवर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ओवरऑल प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहयोगी हो रहा है। उस तरह का कोई भी अस्थाई निवेश, अस्थाई परिसंपत्तियों में निवेश जो कि उत्पादन को बढ़ावा देगा, चाहे वो सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा दे, चाहे वो वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा दे। इससे कहीं पे ये नहीं हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेवाओं को में कमी होगी या वस्तुओं में बढ़ोतरी होगी, किसी में भी हो सकता है ओवरऑल। तो ये वाला चीज तो गलत है। मैंने एकदम नहीं कहा कि औद्योगिक ने ओवरऑल प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। ऐसे फिक्स कैपिटल, ऐसे अस्थाई परिसंपत्तियों में निवेश जो कि फर्दर क्या आगे क्या करेगा, उत्पादन में बढ़ावा, वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में बढ़ावा। तो ये वाला चीज तो नहीं उससे हम निकाल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होगी। तीसरा देखो, श्रम उत्पादकता, लेबर प्रोडक्टिविटी में सुधार। अगर बेहतर हम निवेश कर रहे हैं, प्रोडक्शन की इकाइयां बेहतर बना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो भी बेहतर होगा। हम बेहतर निवेश कर रहे हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, बेहतर हम तकनीकी दे रहे हैं, बेहतर मशीनरी दे रहे हैं, तो ओवरऑल ये क्या करेगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल की जो श्रम की उत्पादकता है उसको बढ़ाएगा। पहले मान लो कि अगर बेहतर मशीनरी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, तो पहले अगर 1 यूनिट श्रम में 10 यूनिट कोई भी प्रोडक्शन हो रहा था, तो इसकी पूरी संभावना है कि आगे 1 यूनिट श्रम से 11 यूनिट जो है प्रोडक्शन हो, ठीक है, बढ़ने की पूरी संभावना है। तो ये वाला भी सही है, पहला और तीसरा सही होगा, विकल्प सी सही उत्तर होगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 97 आपके स्क्रीन पर है, देखिए। यह कह रहा है कि व्यापार घाटे को प्रत्यक्ष रूप से कम करने, प्रत्यक्ष प्रभाव डालने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। मतलब 3 चीजें दी गई है और कह रहा है कि व्यापार घाटा, निम्नलिखित में कौन से नीतिगत उपाय किसी देश के व्यापार घाटे को कम करने में प्रत्यक्ष प्रभाव डालने में, मतलब जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने में डायरेक्ट रोल किसका होगा। पहला कह रहा है पूंजी अंतर प्रवाह का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल इनफ्लो। लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल इनफ्लो कहने का मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई, ईसीबीज, उसको हम लिबरल करें। अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ा होगा, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है ये। इसके 2 हम नॉर्मली करंट अकाउंट की बात करते हैं और कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। ये जो करंट अकाउंट है इसका पार्ट क्या होगा, जो करंट अकाउंट या चालू खाता है, व्यापार घाटा इससे संबंधित है, सीधा सीधा वस्तुओं का व्यापार हो, सेवाओं का व्यापार हो, इससे संबंधित है व्यापार घाटा। और जो कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट संबंधित है जो कैपिटल का इनफ्लो है, पूंजी अंतर प्रवाह, कैपिटल लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल इनफ्लो, वो उससे संबंधित है। अब डायरेक्टली जो है कैपिटल अगर हम पूंजी अंतर प्रवाह का उदारीकरण करें, मतलब उदारीकरण करें कि इजीली एफडीआई, एफपीआई आ सकता है पूंजी भारत में, सपोज करो भारत के संदर्भ में ही बात करें, तो अगर व्यापार घाटा को संतुलित करने के लिए, व्यापार घाटा को कम करने के लिए डायरेक्ट रोल पूंजी अंतर प्रवाह का नहीं होता है। अगर मान लो एफडीआई, एफपीआई बढ़ भी रहा है तो इसका इनडायरेक्ट रोल है। इनडायरेक्ट रोल कैसा है, मान लो कि सपोज करो अगर बहुत ज्यादा पूंजी अंतर प्रवाह बढ़ा, पूंजी अंतर प्रवाह बढ़ने से क्या होगा कि रुपया, जो भारतीय करेंसी है, सपोज करो भारत के संदर्भ में ही अगर हम बात कर लें, तो वो एप्रिसिएशन होगा, वो मतलब मजबूत होगा। वो मजबूत होगा तो आपने पढ़ा होगा बेसिक कि अगर रुपया मजबूत तो निर्यात पर नकार, किसी देश का स्थानीय करेंसी अगर विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मजबूत होगा तो उसका निर्यात नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, निर्यात महंगा हो जाएगा। निर्यात महंगा होगा तो अधिक निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा। यही कारण है कि चीन अपने करेंसी को बार बार क्या करता है, डिवेल्युएट करके रखता है। अमेरिका हमेशा आरोप रखता है कि लगाता है कि चीन एक्चुअल मार्केट से जो एक्सचेंज रेट है चाइनीज करेंसी का वो नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाए रखना है। तो अगर इस चीज का एक तो प्रत्यक्ष संबंध है नहीं, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है और जो व्यापार घाटा है वो करंट अकाउंट का पार्ट है, डायरेक्ट रोल नहीं। इनडायरेक्ट रोल है, और इनडायरेक्ट रोल है वो भी उल्टा रोल है, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखो, आयात शुल्क का अधिरूपण। आयात शुल्क का मतलब जो कस्टम ड्यूटी आप लगाओगे, कस्टम ड्यूटी अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली कस्टम ड्यूटी लगाएंगे तो आयात महंगा होगा, आयात महंगा होगा तो आयात हतोत्साहित होगा, ट्रेड डेफिसिट कम होगा, आयात कम होगा। व्यापार घाटा मतलब क्या होता है,
ये देखो, व्यापार घाटा का सिंपल सा मतलब कि हम आयात इंपोर्ट अधिक कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ठीक, अब अगर हम इस पे आयात शुल्क आरोपित कर रहे हैं, आयात शुल्क आरोपित कर रहे हैं मतलब आयात को हतोत्साहित कर रहे हैं, निर्यात प्रमोट होगा, आयात हतोत्साहित होगा। इसका सीधा प्रभाव क्या होगा आयात शुल्क अधिरोपण से, कि आयात हतोत्साहित होगा, ट्रेड डेफिसिट कम होगा। ये वाला तो है। दूसरा कह रहा है निर्यातोन्मुखी उत्पाद उद्योगों को बढ़ावा, ये भी सही है। निर्यातोन्मुखी उद्योगों को प्रोत्साहन मतलब निर्यात को बढ़ा, ऐसे उद्योगों को बढ़ाओ जो कि निर्यात को बढ़ावा दे, यानी कि निर्यात को बढ़ावा दे, यानी कि आयात को प्रतिसंतुलित कर पाए वो। तो आयात के कारण जो घाटा हो रहा है उसको हम निर्यात बढ़ाकर संतुलित करके ओवरऑल जो हमारा व्यापार घाटा है उसको संतुलित करेंगे। पहला छोड़ के बाकी दोनों, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न हमारी परिचर्चा का, प्रश्न संख्या 98। देखिए अभी ये है, यदि भारत सरकार जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करती है तो निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ सकता है। पहला है क्षेत्रकीय संरचना, सेक्टोरल कंपोजिशन और विभिन्न उद्योगों का जीडीपी में सापेक्षिक योगदान। दूसरा है विगत वर्षों के लिए जीडीपी समृद्धि दर, वास्तविक जीडीपी समृद्धि दर। और तीसरा है राजकोषीय घाटे से जीडीपी और कर से जीडीपी अनुपात। देखो सबसे पहले तो ये सब बेस ईयर, ये सवाल किस चीज पे है, जीडीपी के बेस ईयर कैलकुलेशन पे। अभी आप देखोगे जो नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स है, नेस के लिए आपने एक गोलडार समिति बनी है, ठीक है, अभी 26 सदस्यीय, लास्ट ईयर ही बनी थी 2024 में ही। आप विश्वंताह गोलडार के अध्यक्षता में, ध्यान में रखना पूछा जा सकता है, गोलडार समिति ये बेस ईयर रिवीजन के लिए ही बना है। वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, उसको रिवाइज करके 2022-23 करने की बात की गई है। ठीक, आधार वर्ष जो राष्ट्रीय गणनाएं हैं, जो अलग अलग चीजों के लिए जो स्टैटिक्स की गणनाएं हैं, जिसमें जीडीपी भी एक पार्ट है, जिसका जो भारतीय लेखाओं की गणना के लिए जो आधार वर्ष है उसको बदलने की बात की गई। अब आधार वर्ष को बदलने से ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी पे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, देखो क्षेत्रकीय संरचना और विभिन्न उद्योगों में जीडीपी का सापेक्षिक योगदान, डेफिनेटली ये बदलेगा। आधार वर्ष हम बदलते, टाइम टू टाइम कहा जाता है इकोनॉमी में कि हर 5 साल से 10 साल पे आधार वर्ष को बदलते रहना चाहिए। लास्ट टाइम 2015 में बदला गया था, और जब उससे पहले 2004-5 आधार वर्ष हुआ था, जिसको बदलकर 2011-12 किया गया। अभी फिर से बात किया गया कि ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, बदलाव क्या आएगा, कुछ क्षेत्र अधिक प्रोमिनेंट हो जाएंगे, कुछ नए क्षेत्र उभर के आएंगे, कुछ क्षेत्र थोड़े कम प्रोमिनेंट हो जाएंगे, कम प्रमुख हो जाएंगे। तो इकोनॉमी में अलग अलग क्षेत्रों की रियल स्थिति दर्शाई जा सके, ठीक है, इसलिए ये काम टाइम टू टाइम बेस ईयर को चेंज किया जाता है। तो अलग अलग सेक्टर रोल, जैसे कि आप देखोगे कि पिछली बार जब 2015 में गिग इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था में, या प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ऐसे चीजों की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं थी, लेकिन इन 10 वर्षों में आपने देखा प्लेटफॉर्म और जोमेटो, स्विगी, अर्बन कंपनी, इस तरह के कई सारे जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, इसका रोल बढ़ा है। तो अलग अलग क्षेत्र टाइम टू टाइम इकोनॉमी में उभर कर सामने आते रहते हैं, कुछ क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कुछ क्षेत्र कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उनकी भूमिका को सही से दिखाया जा सके, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है विगत वर्षों के लिए वास्तविक जीडीपी समृद्धि दर। अब देखो आमतौर पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, आपके जो आंसर की हैं उसमें भी ये दिया हुआ, आप उसको अपडेट कर लो, ये नहीं होगा, ये गलत है। आपके आंसर की में इसको सही माना गया। आमतौर पर हम समझते हैं कि जो वास्तविक जीडीपी है उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन ओवरऑल जो वास्तविक जीडीपी है, मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ रेट का मतलब आउटपुट है, आउटपुट चेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस रहता है। इसीलिए ओवरऑल ये जो है वास्तविक जीडीपी में ये एक चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ग्रोथ मतलब एक तरह से समझ लो कि जो रीबेसिंग से, यानी कि बेस ईयर में बदलाव से जो ये निरंतर चलने वाला चेंज वाला प्रक्रिया है, जो आउटपुट का नेट रिजल्टेंट है, उसमें कोई चेंज हमें नहीं दिखता है। तो ये वाली चीजें ये गलत है, ठीक है। वास्तविक जीडीपी में कोई चेंज नहीं आएगा इसके कारण, मतलब पिछले साल में जो नेट आउटपुट रहा था उसमें कोई चेंज रीबेसिंग से नहीं आएगा, ठीक। तीसरा कह रहा है राजकोषीय घाटे से जीडीपी और कर से जीडीपी का अनुपात। ऑब्वियसली
ये जो राजकोषीय घाटे से टैक्स टू फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी, डेब्ट टू जीडीपी या टैक्स टू जीडीपी का जो अनुपात है वो चेंज होगा रीबेसिंग से, क्योंकि अलग से हम जो है ओवरऑल हमारा फिर से जीडीपी के नए स्केल पर, नए बेस पर गणना करेंगे तो नया फिगर आएगा, ओवरऑल इस चीज को अलग तरह से प्रदर्शित करेगा। तो दूसरा छोड़कर पहला और तीसरा विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट? तो ये था हमारा इकोनॉमी खंड का जो अनुभव 3 का प्रश्न था उसके संदर्भ में चर्चा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।